हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री का क्लास अगेन। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो वन शॉट ऑन सरफेस केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाइज चैप्टर है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, नीट जेई 12 सब एग्जाम्स के लिए। यस, तो सरफेस केमिस्ट्री में स्टूडेंट सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पार्ट पे अपन हाईलाइट करेंगे। डेफिनेशन में सरफेस केमिस्ट्री क्या है? सरफेस केमिस्ट्री डील्स विथ फिनोमिना दैट अकर एट सरफेस और इंटरफेस। दो इंटरफेस हो सकती है, लिक्विड लिक्विड, या कोई दो सरफेस के बीच में हो सकता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री में दो फिनोमिना इंटरफेस बनेंगे दो पर्टिकुलर फेस के बीच में, तो उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो जैसे आपने गैस और सॉलिड के बीच में आपका अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको आप इस तरह से डैश की फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसमें इस तरह से स्लैश प्लेस कर सकते हैं। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन सही है दो फेस के बीच में। ऐसे कौन से फिनोमिनॉन है जो हमारे सराउंड में सरफेस केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं? जैसे आपने बहुत ही फेमस नाम सुने होंगे, कोरोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, तो उसमें आपके गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, वो इसके इलेक्ट्रोड पर जो होगा अपने पास आयरन के ऊपर एडजॉर्ब होकर के फिर अपनी केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करती है, तो उसमें सरफेस केमिस्ट्री के, और तो ये आपके गैस और सॉलिड के बीच में इंटरफेस बन जाएगी या सरफेस बन जाएगी। इलेक्ट्रोड प्रोसेस, जितना भी इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल सेल्स होते हैं, उसकी कैथोड नोड पे जो केमिकल डिपोजिशन होता है वो भी इसी फिनोमिनॉन से बिलोंग करेगा, तो इसीलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड प्रोसेस। तो यहाँ पे जो डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स होगा रॉड पे, वो आपका इलेक्ट्रोड प्रोसेस हो जाएगा। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास में रिड्यूसिंग एजेंट में निकल पीटीपीडी है और इसकी सरफेस पे आपका हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन होना, ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, क्योंकि ये सॉलिड होता है और ये आपकी गैसियस फॉर्म, तो डिफरेंट फिजिकल स्टेट, सो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। फिर डिसोल्यूशन, कोई सब्सटेंस को आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, दैट आल्सो डिपेंड्स कि वो सॉल्वेंट की सरफेस पे सॉलिड पार्टिकल किस तरह से एडजॉर्ब हुए हैं। और क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन इज आल्सो सेम थिंग, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशंस हो गई आपकी सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, एडजॉर्प्शन। ओके, एडजॉर्प्शन क्या है? तो इसमें होगा एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रादर देन इन द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड, टर्म्स एज एडजॉर्प्शन। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास में ये कोई बल्क मास है, बल्क मास को यहाँ पे अपन नाम देंगे एडजॉर्बेंट, जो लार्ज क्वांटिटी में होगा। जैसे सोल्यूशन जिसको अपन सॉल्वेंट कहते हैं, वो यहाँ पे सॉलिड या लिक्विड जिसका बल्क मास होगा, और इसकी सरफेस पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स से पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे उनको बोलेंगे एडजॉर्बेट। तो यहाँ पे जो ऊपर डेफिनेशन देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज, तो ये जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज आप देख रहे हैं ये कहलाती है एडजॉर्बेट, ठीक है। तो इसकी जगह आप ऑब्लिक के अंदर एडजॉर्बेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके क्या होगा? सरफेस, किसके सरफेस पे आएगा? बल्क मास की सरफेस पे। तो आप देखिए, ये जितने भी आपके ये सॉल्वेंट या एडजॉर्बेट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो बल्क मास की सिर्फ सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो यहां से सीधा डिफ्यूजन होकर के इसकी सरफेस पे आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल एट सरफेस ऑफ बल्क मास, इस बल्क मास की सरफेस पे। ये एंटायर अंदर नहीं आ रहे, सिर्फ सरफेस पे होल्ड कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स से, जिस वजह से इसको अपन बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन में याद रखने का ट्रिक है, इसमें डी आता है, डी फॉर डॉन, डॉन से डरते हैं, तो इसीलिए वो अंदर नहीं आएगा, सिर्फ सरफेस पे ही आपका अप्लाइड रहेगा, तो इसीलिए इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं, सिंपल सा है, एक्यूमुलेशन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर स्पीसीज एडजॉर्बेट एट सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट और बल्क मास, वो आपका हमेशा सॉलिड लिक्विड होगा। और जो एडजॉर्बेट हो सकते हैं ये गैस या लिक्विड रहते हैं, और यहाँ पे ये हमेशा सॉलिड और लिक्विड रहे, गैस गैस में कभी इंटरफेस नहीं होगा, इसीलिए सॉलिड। अब ये सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड फॉर्म में कौन कौन से एडजॉर्बेंट हो सकते हैं जो अपनी सरफेस पे किसी एडजॉर्बेट गैस या लिक्विड को होल्ड करवा सकते हैं थ्रू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक वाटर वाल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, इसमें लंदन फोर्स। इससे चारकोल, वेरी फेमस, चारकोल इज वर्क एज एडजॉर्बेंट, सिलिका जेल, एल्यूमिना, क्ले मिट्टी, कॉलॉइड्स और मेटल्स, ये सारे आपके मोस्टली जो होते हैं वो
एडजॉर्बेंट का वर्क करेंगे, जो किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज को अपनी सरफेस पे टेम्परेरी होल्ड करवा सकते हैं। अब इसमें ऐसे कौन से फिनोमिनॉन है जो इससे एक्शन में आ जाते हैं? तो इसमें एडजॉर्प्शन इन एक्शन, ये फिनोमिनॉन कहाँ हो सकता है? तो जितने भी स्टूडेंट्स गैस जैसे O2, H2, CO, Cl2, NH3, SO2 एडजॉर्ब, चारकोल के ऊपर अगर एडजॉर्ब हो जाती है, होल्ड कर जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं एडजॉर्प्शन इन एक्शन, यानी कि इसकी सरफेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर है डाइज। डाइज में जैसे मिथाइलिन ब्लू आपने लिया और वो सरफेस एनिमल चारकोल पे अगर होल्ड कर जाता है, दैट इज आल्सो फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन। प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर। रॉ शुगर जो होती है, जो व्हाइट शुगर होती है, इसको एनिमल चारकोल से निकालते हैं, जिससे जितनी भी इंप्योरिटीज होती है वो इंप्योरिटी सारी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है एनिमल चारकोल के, और आपकी शुगर को वापस ड्राई करके क्रिस्टलाइन करेंगे तो वो व्हाइट क्रिस्टल्स मिलेंगे। दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। ड्राइंग ऑफ एयर। अगर आपकी एयर में मॉइस्चर है तो उसको ड्राई किया जा सकता है बाय सिलिका जेल। तो सिलिका जेल का पाउडर उसमें रख दीजिए या क्रिस्टल उसमें रख दीजिए, तो आपकी एयर के सराउंडेड जितनी भी मॉइस्चर होगी वो सारी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगी और आपकी एयर ड्राई। कहने का मतलब ये सारे के सारे जो फिनोमिनन है वो एडजॉर्प्शन से बिलोंग करते हैं, और एडजॉर्प्शन फिनोमिनन में हमेशा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दो मेन स्पीसीज होती है। और जो एडजॉर्बेट होते हैं वो हमेशा टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, रादर देन बल्क। बल्क मींस इनसाइड नहीं जाएंगे, पेनिट्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ सरफेस पे ही होल्ड रखेंगे। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म्स और है, जिसमें से एक तो अपन ने अभी एक्सप्लेन किया, उसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरी टर्म से। टर्म्स का नाम है एडजॉर्प्शन, जो अपन ने अभी एक्सप्लेन किया था, और एक होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। तो इसमें स्टूडेंट्स एडजॉर्प्शन में पहले तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है याद रखने की, वो है एडजॉर्प्शन में डी आता है, ठीक है, डॉन। डॉन से सब डरते हैं तो उसकी सरफेस पे रहेंगे, घर के अंदर तक नहीं जाएंगे, एंटायर बल्क में एंटर नहीं होगा। और एब्जॉर्प्शन में बी आता है, बी का मतलब बड़े दिल वाला, ठीक है, वो अपने को सब में ले जाएगा, तो पूरे एंटायर बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इसमें एडजॉर्प्शन में क्या कहेंगे? द एडजॉर्बेट पार्टिकल्स विल, वही सेम डेफिनेशन है, और दी सरफेस, यानी कि इस वाले फिनोमिनन के जो एडजॉर्प्शन है इसमें कंसंट्रेशन जो होगी वो आपकी सिर्फ सरफेस पे इंक्रीज होगी, यानी कि 1 लाइन 2 लाइन, तो इस पे जो एक्यूमुलेशन होगा, तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है एडजॉर्बेट की, दैट विल बी इंक्रीजेस ओनली एट सरफेस, ठीक है, सरफेस पे होगी, सरफेस पे इंक्रीज होती जाएगी। जितना भी इस पे एडजॉर्प्शन रेट बढ़ेगा उतनी ही कंसंट्रेशन आपकी सरफेस पे इंक्रीज होगी, ना कि एंटायर बल्क में। और इस केस में एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क। जैसे ये यहां से स्टार्ट हुआ तो ये आप देखो पूरे रेड रेड जो दिख रहा है ये सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। यहाँ पे जो पार्टिकल की कंसंट्रेशन आपको जो दिख रही है इंक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है एंटायर बल्क में, ठीक है। तो ये आपका जो एंटायर बल्क है पूरा का पूरा एंटायर बल्क सॉलिड के अंदर आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब एक एग्जांपल देखें तो एडजॉर्प्शन, जैसे आपके पास वाटर वेपर है, वाटर वेपर अगर सिलिका जेल एज ए एडजॉर्बेंट, तो ये आपका सिलिका जेल यहाँ पे काम कर रही है एडजॉर्बेंट का, तो इसकी वाटर की वेपर जो होगी वो कभी भी एंटायर बल्क में नहीं जाती सिलिका जेल में, सिर्फ उसकी सरफेस पे ही है वो इंटरमोलिकुलर फूड से एडजॉर्ब रहती है। सो सिलिका जेल विद वाटर वेपर इज एन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे अगर अपन एनहाइड्रस है ना, एनहाइड्रस CaCl2 ले लें सॉलिड फॉर्म के अंदर, और इसके ऊपर अगर अपन वाटर वेपर को सरफेस पे लाते हैं तो ये सीधा सीधा इसमें धीरे धीरे पूरे एंटायर बल्क के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी वाटर वेपर, और ये आपका लगभग मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें अपन बोलेंगे सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क सॉलिड, यानी कि इसमें एंटायर बल्क के अंदर आपकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी, जैसे वाटर वेपर का CaCl2 एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के कांटेक्ट में आना इज एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स दो टर्म्स और याद रखनी है, जैसे सपोज ये जो सरफेस पे आपके एडजॉर्बेट पार्टिकल्स है इनको अपन क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट पार्टिकल्स, है ना, जिसको अपन मॉलिक्यूलर स्पीसीज कह सकते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। अगर अपन हाई टेम्परेचर पे इन मॉलिक्यूल को इस सरफेस से वापस रिमूव करते हैं
तो इसमें अपन बोलेंगे डिजॉर्प्शन, एक टर्म यूज करनी है डिजॉर्प्शन। डी वर्ड कहीं पे भी आता है इसका मतलब टू रिमूव, केमिस्ट्री में डीई यानी कि टू रिमूव, जॉर्प्शन जो पहले से वहां पे एडजॉर्ब्ड है, तो डिजॉर्प्शन है ना, तो डिजॉर्प्शन तो होगा, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल फ्रॉम सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट की सरफेस से अगर हम एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूलर स्पीसीज को, एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं तो ये डिजॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है, एक टर्म और होती है स्टूडेंट जिसको बोलते हैं जॉर्प्शन। क्या टर्म आएगी, जॉर्प्शन, यानी कि जहां पे आपका दोनों फिनोमिनॉन एक साथ साइमल्टेनियसली होते हो, एडजॉर्प्शन भी होता हो और एब्जॉर्प्शन भी होता हो, तो उसको अगर बोथ फिनोमिनॉन अकर साइमल्टेनियसली, बोथ फिनोमिना अकर साइमल्टेनियसली अगर आ जाते हैं तो उसको, जैसे एक आप कैल्शियम कार्बोनेट की चौक ले लीजिए, उस चौक को आप ज्यादा देर तक पानी में डिप करके रखेंगे तो पहले वाटर क्या करेगा, उसकी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो ये तो आपका एडजॉर्प्शन हो गया, और फिर काफी देर तक रखेंगे तो पानी एंटायर बल्क में एंटर हो जाएगा और धीरे धीरे चौक जो होगी वो गलना शुरू हो जाएगी, यानी कि वहां से डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए इसको अपन बोलते हैं कि चौक, कैल्शियम कार्बोनेट की चौक में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमिनॉन एक साथ आते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्यों होता है और इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले जो इसमें फैक्टर होगा वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, ये दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे स्टूडेंट्स कोई भी सॉलिड है, ठीक है, इस सॉलिड की सरफेस पे अपन अगर कोई एडजॉर्बेट पार्टिकल्स को यहाँ पे अपन एडजॉर्ब करवाते हैं तो ये इसके साथ, सॉलिड के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की तरह होल्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो सॉलिड का पार्टिकल जो यहाँ पे होता है वो तो अपने ही पार्टिकल से, जो एडजॉर्बेंट पार्टिकल से बैलेंस्ड फोर्स में रहता है, बैलेंस्ड फोर्स में, लेकिन जो सबसे लास्ट सॉलिड का जो पार्टिकल्स है ये वाला यहाँ पे जो है वो इस साइड में तो बैलेंस्ड है, लेकिन ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये एरिया इम्बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई फोर्स नहीं है इस जगह पे, तो ये हाफ पार्ट ही, तो इसीलिए जो लास्ट पार्टिकल होता है दैट फीलिंग इम्बैलेंसिंग, तो ये आपने इस एरिया को बैलेंस करने के लिए जितने भी आउटसाइड की गैसियस पार्टिकल्स होगी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाएगा ताकि वो फिनोमिनन वहां पे बैलेंस हो सके, और इसके लिए उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा अदर फेज के साथ में। दैट इज व्हाई द इंटरफेस अकर इन बिटवीन टू फेजेस। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, जैसे कि इनसाइड के जो सॉलिड्स होते हैं वो बैलेंस फोर्स में रहते हैं, जो आउटसाइड सरफेस होती है वो इम्बैलेंस फोर्स में रहती है उसी एडजॉर्बेंट की, तो उसको बैलेंस करने के लिए इंटरफेस बनाते हैं दूसरी फेज, दैट कैन बी गैस और लिक्विड। एक तो ये, दूसरा जो फैक्टर होता है ये फिनोमेनन होने की क्या वजह हो सकती है, तो दूसरा स्टूडेंट्स इसके अंदर अपन थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, थर्मोडायनामिक कंसेप्ट। थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट में स्टूडेंट्स स्पेशली गिब्स फ्री एनर्जी की जो इक्वेशन है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, तो इक्वेशन कौन सी है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। जी गिब्स फ्री एनर्जी, एच आपकी क्या हो जाएगी इसमें एंथैल्पी, टी कांस्टेंट टेम्परेचर जितना हम लेंगे, और एस हो जाएगा आपका एंट्रोपी। अब देखिए जैसे स्टूडेंट्स कोई फिनोमिनन अगर होता है इसके अंदर, तो आप इस फिनोमिनन में क्या करेंगे, जैसे ये आपका एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट, ठीक है, इसकी सरफेस पे जब आपके एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स जो होंगे, एडजॉर्बेट, अभी ये पार्टिकल अभी जैसे मान लो सपोज डिस्टेंस पे है, तो अभी इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है,
क्योंकि दे फ्रीली मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये एडजॉर्बेंट की सरफेस पे अट्रैक्ट होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये इसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे केस में सबसे पहले जब अट्रैक्ट होंगे तो इनके बीच में जो आपस में रिपल्सन की वजह से जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा उसको अपन डेल्टा एच कह देंगे, एंथैल्पी। इसीलिए कोई भी जो एडजॉर्प्शन फिनोमिनन होगा वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। जैसे फिजिकल जो फिजिजॉर्प्शन है वो लेस एक्सोथर्मिक होगा और केमिजॉर्प्शन मोर, लेकिन एक्सोथर्मिक जरूर होगा। एक्सोथर्मिक होने से आपका जो डेल्टा एच होता है इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। और दूसरे केस में जैसे ही ये यहाँ पे होल्ड कर जाएंगे पार्टिकल्स तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी कि एंट्रोपी जो थी, क्योंकि एंट्रोपी कब होती है जब रैंडमनेस हो सिस्टम्स के अंदर, लेकिन चूंकि ये रैंडमनेस गैसियस में अभी रैंडमनेस ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो सरफेस पे आएंगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे होल्ड हो जाएंगे तो रैंडमनेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो आपकी जो डेल्टा एस होगी ये भी आपकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, लीस्ट नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, और इस तरह से हमारी जो टोटल वैल्यूज होगी ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, तो हमारा डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ताकि प्रोसेस कैसा हो, स्पॉन्टेनियस। जब भी आपका डेल्टा जी नेगेटिव कहते तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, इसीलिए आपका एडजॉर्प्शन फिनोमेनन कंटिन्यू चलता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन किस तरह का होता है तो वो बॉन्ड पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका ट्रू बॉन्ड है तो उसके अंदर अपन बोलेंगे केमिजॉर्प्शन, और अगर वीक कोई अट्रैक्शन फोर्स है, सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो, तो उसको बोलेंगे फिजिजॉर्प्शन। यानी कि फिजिजॉर्प्शन को बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन को बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस या फर्क क्या है केमिजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन के अंदर, तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे अपन डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी। जैसे सबसे पहले नेचर ऑफ फोर्सेस, कौन सी फोर्स की वजह से एडजॉर्प्शन बनेगा, तो इसमें जो फिजिजॉर्प्शन होता है उसमें वीक वंडरवाल फोर्स वर्क करता है। यानी कि अपन जो एडजॉर्बेंट बनाते हैं, ये एडजॉर्बेंट, और इसके ऊपर जो भी अपन एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स फ्लो करवाएंगे तो ये इनके बीच में, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जबकि यही अपन अगर केमिजॉर्प्शंस देखते हैं तो एक तरह से केमिकल बॉन्डिंग होगी, और केमिकल बॉन्डिंग जब भी होगी स्टूडेंट्स, तो सपोज आपका ये सोडियम है, तो सोडियम के सराउंडेड के अंदर हमेशा क्लोराइड आएगा, यानी कि हाईली स्पेसिफिक होकर के इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड जैसे बना, तो आयोनिक बॉन्ड एक केमिकल केमिजॉर्प्शन का एग्जांपल हो जाएगा। तो इसके अंदर ट्रूली बॉन्ड्स बनते हैं जिसको स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स अपन कहेंगे, तो वो आपका केमिजॉर्प्शन कहलाएगा। ये ठीक उसी तरह, जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल इसके लिए समझ सकते हैं, जैसे आपका फ्रेंड के साथ में जो अट्रैक्शन होता है उसको फिजिजॉर्प्शन कहते हैं, यानी कि वहां पे एक वीक अट्रैक्शन रहता है, जबकि आपके जो फैमिली रिलेशंस होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होते हैं, तो एक तरह का केमिजॉर्प्शन है। ओके, नेक्स्ट है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि जब ये आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो इसमें जो हीट इवॉल्व होगी वो कितनी होगी, तो इसमें आप देखेंगे एंथैल्पी जो इवॉल्व होती है वीक है, तो बहुत सिंपल अट्रैक्शन, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, वो 20 to 40 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि अपन कह सकते हैं लेस एक्सोथर्मिक। कैसा रहेगा, लेस एक्सोथर्मिक। जबकि इसमें जो हीट रिलीज है वो 80 to 240 किलो जूल पर मोल है, तो इसको अपन बोलेंगे हाईली एक्सोथर्मिक। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है इसमें जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो लैटिस एनर्जी, ये आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो होगा ये लो टेम्परेचर पे, जितना आप टेम्परेचर लो रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वंडरवाल फोर्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो जितना आप टेम्परेचर लो रखेंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडजॉर्बेट सरफेस पे, बेंट सरफेस पे ज्यादा होगा। यानी कि लो टेम्परेचर गिव्स बेटर फिजिजॉर्प्शंस, लो टेम्परेचर गिव्स बेटर फिजिजॉर्प्शंस, और हाई टेम्परेचर इस पे, क्योंकि जब तक वो सब्सटेंस, दोनों सब्सटेंस मेटल नॉन मेटल अपने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तक जाकर के एक कोरिलेशंस नहीं बनेगा, तब तक बॉन्डिंग्स नहीं होगी, इसीलिए दे नीड हाई टेम्परेचर।
ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और इसको लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। इसके लिए हमेशा टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए। इसके लिए टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर जो भी 1 एटमॉस्फेरिक वगैरह जो है वो रहेगा। इसके बाद आता है डायरेक्शन ऑफ नेचर, जिसको अपन कह सकते हैं रिवर्सिबिलिटी, यानी कि ये प्रोसेस जैसे ही आप टेम्परेचर को लो करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी कि हमारे पास जो भी पार्टिकल्स रहेंगे उसके ऊपर आप जैसे ही ये एडजॉर्बेट पार्टिकल्स रखेंगे तो ये अट्रैक्शन, तो लो टेम्परेचर पे आएंगे, और जैसे ही आप धीरे धीरे टेम्परेचर को रेस करेंगे तो इनका यहां से डिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही वापस टेम्परेचर को लो करेंगे वापस एडजॉर्प्शन हो जाएगा, यानी कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में एक रिवर्सिबल नेचर, इसीलिए इसको रिवर्सिबल नेचर कहेंगे। इस केस में ऐसा नहीं होगा। वंस द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अगर एक बार आपका किसी कंपाउंड के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कभी भी वापस रिवर्स नहीं होगा। इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग जो होती है, यानी कि केमिजॉर्प्शन जो होता है, वो एक तरह का इरिवर्सिबल नेचर एडजॉर्प्शन कहलाता है। फिर है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल लेयर, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल लेयर, यानी कि इसके अंदर चूंकि स्टूडेंट्स बॉन्ड स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स ही है। जैसे फ्रेंड्स कितने भी हो सकते हैं, तो जैसे आपने इसके अंदर कहा ये आपका एडजॉर्बेंट है और इसके ऊपर लेयर नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने भी बनाइए तो इसके मल्टी लेयर, यानी कि जब तक आपका अट्रैक्शन फोर्स रहेगा तब तक वो इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स से अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करता रहेगा। इसीलिए मल्टी लेयर सिस्टम, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनाता है। जबकि ये केमिजॉर्प्शन में अगर मेटल है तो उसकी सरफेस पे नॉन मेटल एडजॉर्ब हो रही है, तो ये हाईली स्पेसिफिक रहता है। इस वजह से इसमें आप दोबारा जब तक कोई पहली वाली चीज वहां से हटेगी नहीं तब तक दूसरी कोई लेयर उस पर अट्रैक्ट नहीं होगी। इसीलिए इस पे जैसे मान लो आयोनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये मोनोलेयर मॉलिक्यूलर सिस्टम में रहेगा, सिंगल लेयर फॉर्मेशंस होगा। उसके बाद स्पेसिफिसिटी, चूंकि वैन डर वाल्स वीक अट्रैक्शन फोर्स है, डायरेक्टली कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि कोई भी एडजॉर्बेंट उसकी एडजॉर्बेंट की सरफेस पे आएगा उसके ऊपर वैन डर वाल्स फोर्स लग के वो अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन इसमें अगर मेटल एडजॉर्बेंट है तो नॉन मेटल ही उसकी सरफेस पे, क्योंकि बॉन्ड जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो इसीलिए इसमें स्पेसिफिक होगा तभी जाकर के वो केमिजॉर्प्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि इसके अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर्स पे अगर बात करें, ऐसी गैस जो इजीली लिक्विफाई हो सकती हो उसका फिजिजॉर्प्शन फास्टर होता है एडजॉर्बेंट की सरफेस पे। अगर गैसियस मॉलिक्यूल हमारे एडजॉर्बेंट है तो वो लिक्विड के एडजॉर्बेंट की सरफेस पे इजी टू एडजॉर्ब होता है, जबकि केमिजॉर्प्शन पे इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रोल नहीं होता लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का नेचर का। एक्टिवेशन एनर्जी, स्टूडेंट्स इसमें फिजिजॉर्प्शन में चूंकि कोई बॉन्ड फॉर्मेशंस नहीं है तो यहां कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी का, लेकिन जो आपका केमिकल बॉन्ड्स होता है, जैसे केमिकल काइनेटिक में अपन देखते हैं तो उसमें एक एक्टिवेशन लेवल आता है तभी जाकर के बॉन्ड फॉर्मेशंस होता है, क्योंकि जब तक कोई थ्रेशोल्ड लेवल नहीं आएगा तो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए तभी जाकर के नए बॉन्ड्स बनेंगे, तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि रिक्वायर्ड एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको EA से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें केमिकल बॉन्ड्स में जब तक ये प्रोसेस पूरा एक्सो होकर के एंडोथर्मिक नहीं होगा तब तक आपका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि केमिजॉर्प्शन नहीं होगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में ऑफ कोर्स दोनों के लिए ऑलमोस्ट कॉमन ही है, जितना आपका एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही उसकी सरफेस पे आपका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो फास्टर, यानी कि लास्ट जो पॉइंट है वो दोनों को कॉमनली इफेक्ट करता है। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट्स इसका ओवरऑल कंक्लूजन देखें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकलते हैं फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के, तो उसका एक हल्का सा डिस्कशन देखिए। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन कह सकते हैं स्पेसिफिसिटी की अगर बात करें तो फिजिजॉर्प्शन जो होगा वो कैसा रहेगा, नॉन स्पेसिफिक, जबकि आपका केमिजॉर्प्शन जो होगा वो आपका कह रहा है हाईली स्पेसिफिक रहेगा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट की बात कर ली अपन ने कि अगर उसके पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, कोई गैस अगर इजी टू लिक्विफिकेशन है, एडजॉर्बेट है ना, तो इजी लिक्विफाई होती तो वो फिजिजॉर्प्शन उसका हायर होगा, केमिजॉर्प्शन इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। रिवर्सिबल नेचर की बात करें तो आपका केमिजॉर्प्शन जो होगा, फिजिजॉर्प्शन है वो तो रिवर्सिबल रहेगा लेकिन केमिजॉर्प्शन वन डायरेक्शनल होगा। सरफेस एरिया इक्वली इफेक्ट करता है एडजॉर्बेंट का, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही आपका एडजॉर्बेट पार्टिकल्स का मास ज्यादा होल्ड होगा उसके सराउंडेड में। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करें स्टूडेंट्स तो आपका फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन
दोनों ही एक्सोथर्मिक रहेंगे, लेकिन जो फिजिजॉर्प्शन होगा वो लेस एक्सोथर्मिक होगा, जबकि केमिजॉर्प्शन होगा वो मोर एक्सोथर्मिक होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेस पे भी अपन इस पॉइंट में डिस्कशन में ले सकते हैं केमिजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन को। तो ये था आपका डिफरेंस एंड टाइप्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जैसे हेडिंग से ही पता लग रहा है एडजॉर्प्शन होगा, लेकिन आइसोथर्म यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम स्टडी करना चाहते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एडजॉर्ब होगा। ठीक है, इसके लिए हम कहेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास में जैसे सपोज आपके पास में बल्क कोई भी एडजॉर्बेंट ले लीजिए, जैसे ये आपका एडजॉर्बेंट है और इसको अपन सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं। ठीक है, और इसकी सरफेस पे जो गैसियस पार्टिकल्स है, गैसियस पार्टिकल्स को मैं जी लिख रहा हूं यहां पे, तो दीज आर जी इज इंडिकेटिंग गैसियस पार्टिकल्स जो एडजॉर्बेट का वर्क कर रहे हैं, यहां पे एडजॉर्बेट। ठीक है, अब ये जब इंटरमोलिकुलर फोर्स से एडजॉर्बेंट की सरफेस की तरफ मूव करेंगे और धीरे धीरे यहां पे ये होल्ड करना शुरू करेंगे इस तरह से, तो इसका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या रहेगा उस पे जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो और सिर्फ प्रेशर में अपन वेरिएशन यानी कि इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन में कितना है। उसके लिए सबसे पहले अपन आइसोथर्म की स्टडी करते हैं। क्या एक लो टेम्परेचर और फिक्स टेम्परेचर पे गैस का जो एडजॉर्प्शन है सरफेस पे वो वेरी कर सकता है क्या। तो देखिए सबसे पहले ये ग्राफ नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। ग्राफ नंबर 1 ये इंडिकेट करता है, देखो इसको देख लीजिए, ये जो है आपका इसको एडजॉर्बेंट के बल्क मास, इसको अपन किस फॉर्म में लेते हैं बल्क मास, और बल्क मास को अपन कैपिटल एम से इंडिकेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। और ये जो आपके पास में गैस का आपने सपोज एन मोल काम में लिया, लेकिन सारा तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो एन मोल का जितना इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब होगा वो कहलाएगा मोल फ्रैक्शन, यानी कि टोटल का कुछ फ्रैक्शन एडजॉर्ब हुआ तो उसको अपन क्या बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को अपन काई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए इसका जो रेशियो होता है बल्क मास, तो काई या एक्स लिख दीजिए। ठीक है, एक्स अपॉन एम भी कर सकते हैं, तो एक्स अपॉन एम हो जाएगा ये आपका, यानी कि एक्स क्या आउट ऑफ एन मोल द अमाउंट विच इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, इसको x बाई एम, ये बल्क मास है m और m के ऊपर आपका x कंपोनेंट, n का x कंपोनेंट इसके ऊपर एडजॉर्ब हुआ। तो अब देखिए जैसे इस साइड में अपन ने x बाई एम ले लिया, ठीक है x बाई एम। अब सपोज यहाँ पे अपन टेम्परेचर रखते हैं वो आपका कोई भी कोई भी ले लीजिए 374 केल्विन लिया, तो आप देखो इसको कम में कर दीजिए, 1 मिनट, इसको आप ले लीजिए जैसे 195, यहाँ पे 195 केल्विन ले लीजिए, यहाँ पे 273 केल्विन ले लीजिए, यहाँ पे 334 केल्विन, कोई भी एग्जांपल हो सकता है। अब देखो ये पॉइंट जहां पे भी आपका, इस पॉइंट को देखो पीछे इस स्केल पे वाई एक्सेस पे मैच करके देखिए इसको आप, तो आपको 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए अपन। एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पे टेम्परेचर को हाईएस्ट रखा, तो आप देखो ये जो लेवल ऑफ एडजॉर्प्शन है x बाई एम, x की वैल्यू का वो कम है, जैसे ही टेम्परेचर 273 हुआ तो लेवल ऑफ x बाई एम आपका x इंक्रीज हो गया, और सबसे कम टेम्परेचर 195 पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका x बाई एम जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो गैसियस पार्टिकल्स है ये इसकी सरफेस पे मैक्सिमम लेयर बना देंगे, क्योंकि एक लो टेम्परेचर पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, तो माइग्रेशन ऑफ गैसियस पार्टिकल आपका मिनिमम रहेगा, तो उस केस में होल्ड ज्यादा हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं एक लो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की स्टडी कर सकते हैं बाय चेंज इन प्रेशर। अब इसमें से कोई एक टेम्परेचर अपन सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अपने पास स्टडी ऑफ टेम्परेचर हो गया कि लो में भी कौन सा कांस्टेंट रखना है। तो जैसे सब अब इस ग्राफ नंबर 2 में एंटर हुई, तो ये आपका ग्राफ नंबर 2 है, तो इसमें से हमने क्या किया, ये टेम्परेचर बेस्ट ले लिया सेलेक्ट किया, हमारा टेम्परेचर जो है वो बेस्ट एडजॉर्प्शन शो कर रहा है, लो टेम्परेचर, तो इस लो टेम्परेचर और कांस्टेंट कर देंगे उसको, अब खाली प्रेशर चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम प्रेशर के रेस्पेक्ट में देखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हमने लो पे ये जो 195 वो कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया, अब हम सिर्फ
एक्स एक्सेस पे प्रेशर को वेरी करेंगे और एक्स बाई एम में जो भी हमारा चेंजेस आएगा। तो इस पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अगर वन डेफिनेशन दें अपन तो ये होगा द वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ गैस, वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय द एडजॉर्बेंट, यानी कि ये जो एडजॉर्बेंट है हमारा ये कितनी गैस को एडजॉर्ब कर सकता है अमाउंट के अंदर, चेंज बाय चेंज इन प्रेशर, प्रेशर के साथ में और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लो जो भी आपने दिया वो कांस्टेंट कितना रख दिया और उसके ऊपर कितना प्रेशर के रेस्पेक्ट में आपका अमाउंट ऑफ गैस जो है वो इसकी सरफेस पे आ सकता है, उसको अपन बोलेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब देखिए इसमें इस ग्राफ के 3 पार्ट बनेंगे। एक तो होता है कि शुरू में जैसे सपोज आपके पास स्टार्टिंग के अंदर कोई भी गैसियस पार्टिकल इसके ऊपर नहीं है तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया पूरा खाली है और स्टार्टिंग में आपको प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो सरफेस एरिया खाली है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, और वो तो ये जो आपको स्टार्टिंग में जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है इसका मतलब यही है कि इस एडजॉर्बेंट के मास पे इनिशियली जब ये बिल्कुल सरफेस एरिया खाली होता है तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट होकर 1 और 2 लेयर इसके ऊपर फॉर्मेशन कर देते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और एक नॉर्मल प्रेशर पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये तो हुआ वो वाला जब आपको प्रेशर नहीं बढ़ाना, यानी कि पीएन, इसको बोलते हैं पीएन, जहां पे एग्जैक्टली सारे के सारे पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाएंगे। अब जो सेकंड कंपोनेंट स्टूडेंट जो कर्व टर्न कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी स्टडी होती है आइसोथर्म्स के अंदर, ये वाला ही। तो ये जो कर्व आप देख रहे हैं यहां पे जितना nth मोल आप लेंगे उसका, क्योंकि अब ऑलरेडी वहां पे लेयर बन चुकी है, ये ग्राफ यहां तक आया इसका मतलब 1 2 3 लेयर इसके ऊपर फॉर्मेशन हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा अपन को इसके ऊपर एडजॉर्ब करवाना है तो हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि अब धीरे धीरे स्पेस सरफेस एरिया खत्म हो रहा है। तो अब जो एक्स्ट्रा प्रेशर अपन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो ये देखो यहां से यहां तक जो पॉइंट के ऊपर जा रहा है ये वाला, ये पॉइंट जो है ये एक्स्ट्रा अपन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं यहां से यहां तक, तो ये एरिया x की वैल्यू बढ़ रही है ना, x बाई एम का रेशियो बढ़ रहा है तो यहां तक आपका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और बढ़ जाएगा प्रेशर के साथ में। और इसको कंपोनेंट को अपन बोलते हैं P बाई एन, 1 बाई एन, यानी कि जितना आपने लिया अब उसका कुछ पार्ट ही आपका एडजॉर्ब होगा। और इसके बाद में स्टूडेंट जो स्ट्रेट लाइन जा रही है साइड में ये शो करती है अब सिर्फ प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन x बाई एम का रेशियो नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए इसको P नॉट बोलते हैं, यानी कि अब आप प्रेशर कितना ही बढ़ाते जाइए उसके ऊपर x बाई एम के रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये देखो ये पॉइंट आपका फाइनल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपन जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इन्होंने इस ग्राफ के बेसिस पे एक इक्वेशन दी थी और उस इक्वेशन का नाम है x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P 1 बाई n, यानी कि इस एरिया की स्टडी अपन को करनी है जो 1 बाई nth के रेस्ट, क्योंकि इससे पहले तो ऑटोमेटिक होता है उसके बाद होता नहीं है, तो ये वेरिएशन सबसे बेस्ट मिलेगा आपको 1 बाई nth के रेस्पेक्ट, जिसकी अपन को स्टडी इस फ्रेंडलिच, इसको बोलते हैं फ्रेंडलिच इक्वेशन। प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो क्या आएगा x बाई एम इक्वल टू हो जाएगा k P 1 बाई nth। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप इसका लॉगरिथम ले लीजिए, लॉग, तो क्या हो जाएगा अगर अपन लॉग लेते तो क्या बढ़ेगा लॉग x बाई एम इक्वल टू लॉग k, अब ये देखो a इंटू बी है ना, तो लॉग k, पावर जो भी होती है स्टूडेंट्स वो हमेशा आगे आ जाती है और a इंटू बी है तो a लॉग में क्या होता है a प्लस बी हो जाएगा, तो लॉग k प्लस और पावर हमेशा आगे आ जाएगी तो 1 बाई एन और साथ में आ जाएगा आपका लॉग p। तो ये आपका लॉगरिथम रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं फ्रेंडलिच इक्वेशन। क्या लिख दीजिए इसको, तो अगर एग्जाम में आपको अलग से पूछते हैं आउट ऑफ दिस राइट तो आप इसको क्या लिखोगे फ्रेंडलिच, है ना, फ्रेंडलिच इक्वेशन। फ्रेंडलिच इक्वेशन बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर इसको। तो वापस देख लीजिए एक बार, x बाय लॉग लेंगे तो लॉग x बाई एम और ये कि a इंटू बी है ना, तो लॉग जब भी कोई होता है इसको k को a मान लीजिए, p 1 बाई एन को b, और इसका जब लॉग लेते हैं तो लॉग a प्लस b हो जाता है, इसीलिए लॉग k और इसके बाद में आ जाएगा ये पावर हमेशा आगे आ जाएगी p के, तो 1 बाई एन प्लस हो जाएगा बीच में a इंटू बी ओपन करेंगे तो, और ये लॉग p हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फ्रेंडलिच। अब फ्रेंडलिच इक्वेशन को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे वापस रिलेशन में तो देखिए
वाई एक्सिस पे ले लीजिए log x बाई एम, तो ये log x बाई एम हो गया, और इधर log p, तो ये वेरिएशन के लिए log p आ गया। ठीक है, अब जो ये log k कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन होगी और उसके बाद में ये आपका जो इंटरसेप्ट होता है ये log k को रिप्रेजेंट कर देगा, और एक स्ट्रेट लाइन में आप टेंजेंट tan थीटा निकाल देंगे। ठीक है, और a और b के, तो ये स्लोप इंडिकेट कर देगा 1/nth। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीटली है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यस स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, ये जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये पहले अपने किसके लिए दिया, गैसियस सब्सटेंस के लिए। अब ऐसा हो सकता है कि ये सोल्यूशन के लिए भी हो, तो एडजॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन ये नोट में लिख दीजिए। अगर इसमें कोई चेंज होगा, यानी कि अपन गैसियस की जगह एडजॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज, यानी कि कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में अगर फ्रेंडलिच इक्वेशन लिखें सोल्यूशन फेज में, तो क्या होगा, तो कोई खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ आप जहां प्रेशर ले रहे हैं अभी उसकी जगह सी कंसंट्रेशन ले लेंगे मोल पर लीटर, यानी कि इन इक्वेशन में जहां जहां आपका पी आया है वहां सब जगह आप सी कर दीजिए। जैसे x बाई एम है तो p की जगह कर दीजिए c, तो c 1/n हो जाएगा, तो ये सारे cn c 1/n c नॉट हो जाएगा, और लॉगरिथम में जाएंगे ये भी c हो जाएगा, लॉगरिथम में log c हो जाएगा, ग्राफ में log c कर देंगे, तो ये कहलाती है एडजॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज में हो तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर लेना, और गैसियस में हो तो उसकी जगह पार्शियल प्रेशर कंसीडर होगा। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शंस, यानी कि हम एडजॉर्प्शंस को एवरीडे लाइफ में कहां देख सकते हैं। तो उसमें पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, यानी कि अपन को किसी क्लोज कंटेनर के अंदर अगर वैक्यूम क्रिएट करना हो तो इसके डाउन में आप कोई भी एक एडजॉर्बेंट ऐड कर दीजिए। ये एडजॉर्बेंट यहाँ का जितना भी एयर पार्टिकल्स होंगे उसको एडजॉर्ब करके इस जगह पे वैक्यूम क्रिएट कर देगा। सेकेंड है गैस मास्क, ये जो माइंस होती है ना, चारकोल माइंस, स्पेशली चारकोल माइंस के अंदर जो लेबर वर्क करता है उनके मास्क, ताकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो इनहेल नहीं हो, तो उसको एक स्पेशल डिवाइस से सरफेस एरिया पे उसके मोनोऑक्साइड को एडजॉर्ब करवा देते हैं, जिससे सिर्फ ऑक्सीजन ही इनहेल हो, तो उसमें भी एडजॉर्प्शन गैस मास्क बनाते हैं। थर्ड वन है कंट्रोल ह्यूमिडिटी, यानी कि अपन इसमें जितने भी अगर कोई वाटर वेपर जहां पे ज्यादा हो पर्टिकुलर एरिया के अंदर और आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है, तो वहां पे आप सिलिका जेल जी, है ना, सिलिका जेल जी ले सकते हैं, तो ये अपनी सरफेस पे वाटर को कुछ एडजॉर्ब कर लेगी, तो इससे आपकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाएगी वाटर वेपर से। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर्स फ्रॉम सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन में मान लीजिए इम्प्योरिटी है, तो उस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें चारकोल ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये चारकोल क्या करेगा, अपनी सरफेस पे जो होगा, जैसे सपोज ये चारकोल के पार्टिकल्स है, तो इम्प्योरिटी क्या करेगी, इसकी सरफेस पे आपकी एडजॉर्ब हो जाएगी, तो जो भी इम्प्योरिटी होगी वो इसकी चारकोल की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगी, फिर अपन इसको फिल्टर कर देंगे, तो दैट कैन बी, तो आपका सोल्यूशन एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये अपन इस तरह से कलर इम्प्योरिटीज हटा सकते हैं। हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जितने भी रिडक्शन प्रोसेस होते हैं, तो कोई कैटलिस्ट जैसे निकल पीटीपीडी है, तो निकल सॉलिड फॉर्म में होता है और इसकी सरफेस पे आपकी हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होती है, तो ये भी एक तरह से आपका हेट्रोजीनियस, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है और ये गैस स्टेट में है, तो रिडक्शन प्रोसेस में जो रिएक्शंस कंप्लीट होती है तो उसमें हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस जो होता है वो गैस का एडजॉर्प्शन फिनोमिनॉन शो करता है, तो ये एडजॉर्प्शन एप्लीकेशन है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में स्टूडेंट्स डिफरेंट गैसेस जो होती जितनी भी, चाहे हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, वो स्पेशली कोकोनट जो चारकोल होता है, तो कोकोनट चारकोल की सरफेस पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैस का एडजॉर्प्शन शो होता है उसके एडजॉर्बेंट कोकोनट चारकोल्स पे, इसीलिए उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे सबको सेपरेट आउट किया जा सकता है। क्योरिंग डिजीज, स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में जितनी भी ड्रग्स पहुंचती है, जो मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन जो जर्म्स को किल करती है, तो उसके लिए वो अपनी सरफेस पे जितने भी जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको एडजॉर्ब करके किल कर देती है। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, जो सल्फर ओर्स होती है, जितनी भी सल्फर ओर्स है ना, सल्फर ओर्स जो काम में लेते हैं, तो सल्फर इंप्योरिटी को हटाने के लिए हम फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड्स यूज करते हैं, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ सल्फर इंप्योरिटीज। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, जैसे आपके पास में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है, तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या होगा, पहले
आपका प्रेसिपिटेट बनेगा। सपोज ये प्रेसिपिटेट आपका सिल्वर क्लोराइड का है ना, तो अपन कोई भी इंडिकेटर जब इसमें ऐड करेंगे तो ये प्रेसिपिटेट एडजॉर्बेंट का काम करेगा और इसकी सरफेस पे, जैसे मान लो ये AgCl है, तो आपने इयोसिन जैसे एज ए इंडिकेटर काम है, तो इयोसिन क्या करेगा, इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, तो इससे एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन इजी रहता है। तो वी कैन यूज एक एडजॉर्प्शन फिनोमेनॉन यूज होगा इसके अंदर भी। क्रोमेटोग्राफी बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें आप एल्यूमिना सिलिका जेल को एक तरह से स्टेशनरी फेज मानते हुए मोबाइल फेज की हेल्प से एक ABC मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, फॉलोड बाय क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। तो ये सारी एप्लीकेशन जो एडजॉर्प्शन फिनोमेनॉन से चलती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना है सरफेस केमिस्ट्री में कैटालाइसिस। कैटालाइसिस के लिए सबसे पहले आपको कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद आप कैटालाइसिस को समझ सकते हैं। तो हमें कैटलिस्ट की डेफिनेशन देनी होगी। कैटलिस्ट क्या है? कोई भी सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस हो सकता है, इसे ग्रुप ऑफ एटम और एटम, ओके, सब्सटेंस विच एल्टर rate of reaction of chemical reaction, alter the rate of reaction of chemical reaction and themselves remain unchanged chemically and quantitatively after the reactions। यानी कि reactions के बाद वो अपने आप को lastly unchanged वापस as it is obtained रहे या obtained हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट, और इस फिनोमिनन को अपन बोलेंगे कैटालाइसिस। ओके, एग्जांपल के तौर पे जैसे अपने पास में मान लीजिए अमोनिया सिंथेसिस का कोई एग्जांपल है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, यह आपका गैसियस स्टेट में, और दिस रिएक्शन मोस्टली कंप्लीटेड इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन की प्रेजेंस में। तो यहां पे जो आयरन है वो आपका किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है। तो आयरन इज वर्किंग एज ए कैटलिस्ट, यानी कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अपन कोई केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो Fe इंक्रीज करता है और फाइनली अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और अपना जो Fe होता है वो केमिकली और क्वांटिटेटिवली जितना है उतना ही रहेगा। तो ये इटसेल्फ जो है वो हमेशा अनचेंज्ड होता है। इसके साथ में स्टूडेंट्स दो और छोटे छोटे टर्म्स है जो याद रखनी है नोट में, वो है एक तो होता है प्रमोटर, प्रमोटर्स एंड पॉइजनस। दो वर्ड अपन यूज करते, पॉइजन्स एंड प्रमोटर्स। यानी कि प्रमोटर्स क्या होते हैं? which enhance, promoters are those which enhance the activity of catalyst, कैटलिस्ट को और मोटिवेट कर दे या उसकी जो एक्शन है उसको और प्रमोट कर दे, तो उसको बोलते हैं which enhance the activity of catalyst, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और इंक्रीज कर दे, प्रमोट कर दे, उसको अपन बोलते हैं प्रमोटर्स। जैसे ये आपका अमोनिया सिंथेसिस है, इसमें अगर मैं मोलिब्डेनम यूज कर देता हूं तो ये मोलिब्डेनम एलिमेंट जो है वो Fe की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है, इसके फंक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो Fe के साथ में मोलिब्डेनम जो है वो आपका किसका काम करेगा? प्रमोटर्स का काम करेगा, ठीक है। और पॉइजनस का मतलब होता है कि इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देना या उसकी एफिशिएंसी को कम करते हैं, वो पॉइजनस का काम करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक के अंदर आप देखेंगे रोजेनमुंड रिएक्शन में जो पैलिडियम होता है, उस पैलिडियम के साथ में आप BaSO4 यूज करते हैं, तो हियर BaSO4 इज वर्किंग एज ए पॉइजन विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एड्जॉर्प्शन होता है पैलिडियम की सरफेस पे, वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो BaSO4 इज वर्किंग एज ए पॉइजन। तो प्रमोटर एंड पॉइजन भी कैटलाइस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथ में, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं टाइप ऑफ कैटालाइसिस। कैटालाइसिस किस तरह का होता है? तो स्टूडेंट्स, कैटालाइसिस को अपन दो मेजर प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैटालाइसिस एंड कैटालाइसिस कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, एक तो होता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस और सेकंड वन होगा होमोजीनियस कैटालाइसिस, होमोजीनियस कैटालाइसिस। तो ये दो तरह का कैटालाइसिस अपन, अब इस एग्जांपल डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट, तो होमोजीनियस कैटालाइसिस कैसा होगा कि जिसमें ऑल फिजिकल, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस कैसा होगा, इसमें डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्लूड कैटलिस्ट, डिफरेंट फिजिकल स्टेट इंक्लूड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को इंक्लूड करते हुए
अगर अलग फिजिकल स्टेट मिलती है सॉलिड लिक्विड गैस तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और इसमें हो जाएगा ऑल फिजिकल स्टेट विल बी सेम, ऑल फिजिकल स्टेट विल बी सेम इंक्लूड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को मिला करके सारी जो है एक ही फिजिक इंक्लूड कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट के साथ में सारी फेज सेम आएगी। तो ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सॉलिड लिक्विड, इसमें आपका कोई पर्टिकुलर रहेगा तो इनमें से सारी फेज सेम होनी चाहिए सॉलिड लिक्विड गैस, और इसमें डिफरेंट होगी तो वो उनमें से कोई भी हो सकती है सॉलिड लिक्विड और गैस। यस स्टूडेंट्स, अब अपन एग्जांपल देखते हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के अंदर। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या मतलब बताया था अपन ने इसका, जिसमें डिफरेंट फिजिकल स्टेट हो, है ना। तो इसीलिए एग्जांपल ऐसा हो जिसमें डिफरेंट फिजिकल स्टेट आता हो। जैसे अभी आपने एक एग्जांपल तो देखा था स्टूडेंट्स अमोनिया का, जिसमें अमोनिया हैबर प्रोसेस जिसको अपन बोलते हैं, इससे अमोनिया सिंथेसाइज होता है। इसके ऊपर जो Fe था वो आपका सॉलिड स्टेट के अंदर था, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन क्या है, गैस, अमोनिया क्या है, हाइड्रोजन क्या है, गैस, और अमोनिया क्या है, गैस। तो ये सब तो गैसियस स्टेट, लेकिन अपने डेफिनेशन में क्या कहा था, इंक्लूड कैटलिस्ट। तो इसमें देखो कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट के अंदर आ रहा है। ये देखिए ये जो कैटलिस्ट है हमारा, ये जो है वो सॉलिड स्टेट में आ रहा है, तो ये स्टेट हमारी इसमें अलग हो गई जो इससे मैच नहीं करती, इसीलिए किस में आ जाएगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे आपने हाइड्रोजिनेशन, एक तो ये हो गया सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, एक आपने हाइड्रोजिनेशन, है ना, जिनेशन, यानी कि जैसे अपन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, सपोज वेजिटेबल घी बनाना, तो उसके अंदर आप कोई भी अनसैचुरेटेड फैट ले ले या किसी का रिडक्शन कराना हो हाइड्रोजन, तो निकल की प्रेजेंस में अपन, तो निकल यहाँ पे सॉलिड है और रिडक्शन के बाद क्या बन जाएगा, 2 पाई बॉन्ड टूट जाएगा, H और H इसको मिल जाएगा, तो ये आपका आंसर। इसमें भी वही हुआ, गैस गैस गैस, बट दिस कंपोनेंट कैटलिस्ट जो है आपका वो स्टूडेंट्स कैसा आ रहा, सॉलिड। तो एक भी फिजिकल स्टेट अगर इसमें डिफरेंट हो जाती है तो दैट विल बी नोन एज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। जैसे आप इस तरह से ये थर्ड एग्जांपल में प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी, जैसे आपके पास SO2 गैस को अगर आपको SO3 में कन्वर्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम सॉलिड, है ना, 2, तो ये आपका प्लेटिनम भी सॉलिड हो जाएगा। ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन प्लेटिनम जो आपका यहाँ पे है वो सॉलिड है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सॉलिड है। अब इसकी कंपैरिजन अपन किससे कर सकते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट में क्या होगा, तो होमोजीनियस कैटालाइसिस देखते हैं। तो यहां पे लिखिए होमोजीनियस कैटालाइसिस। स्टूडेंट्स होमोजीनियस कैटालाइसिस में हमने क्या कहा था, सेम फिजिकल स्टेट आनी चाहिए, सेम फिजिकल स्टेट इंक्लूड कैटलिस्ट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपका बहुत ही फेमस है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस देखेंगे आप, तो उसमें आपने जैसे कोई एग्जांपल ले लिया, CH3COO2H5 वाटर से आपने इसको हाइड्रोलाइसिस किया, तो इससे आपका बन गया एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। अब आप देखेंगे ये रिएक्शन जो मोस्टली इस प्रेजेंस में अपन करते हैं वो डाइल्यूट कैटलिस्ट की फॉर्म में जो लेते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं, डाइल्यूट H2SO। तो ये आपका यहाँ पे लिक्विड स्टेट के अंदर है और ये भी आपकी लिक्विड स्टेट के अंदर है। तो देखिए सबकी फिजिकल स्टेट कैसी हो गई, एक जैसी हो गई, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटालाइसिस होगा, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में अपन अगर SO2 का ऑक्सीडेशन करते हैं, आपके पास SO2 गैस है और इसका आप ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में, तो दैट विल बी गिव्स SO3, ठीक है, SO3 आएगा इसमें। तो ये SO3 फॉर्मेशंस होता है SO2 को SO3 में। तो ये आपका यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इवन कैटलिस्ट भी आपका कैसा है, गैस है, और ये भी गैस है। तो आप देखिए ओवरऑल इंक्लूड कैटलिस्ट जो है वो सेम फिजिकल स्टेट आ रही है, इसीलिए अपन इसको होमोजीनियस कैटालाइसिस बोलेंगे। तो ये आपका कैटलिस्ट एंड कैटालाइसिस। यस स्टूडेंट्स, अब अपना नेक्स्ट हेडिंग है वो है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस मैकेनिज्म वाइज कैसे हुआ होगा उसको अपन देखते हैं। इसमें कोई अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज अपन इथीन
और इथीन को अपन ए मॉलिक्यूल मान लेते हैं, और उसके साथ में सपोज इसका रिडक्शन कराना तो बी मॉलिक्यूल हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, और निकल यहाँ पे कैटलिस्ट का वर्क करेगा, ठीक है। और इससे आंसर आ जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज मॉलिक्यूल सी एज ए प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब इसकी हेट्रोजीनियस मैकेनिज्म कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, तो इसको स्टेप वाइज कैसे बता सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, सपोज इस कैटलिस्ट का अपन कोई भी एक डायग्राम टाइप मान सकते हैं, जैसे निकल है, तो निकल को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कुछ फ्री साइट वाइज एक ऐसे डायग्राम मान ले, इस तरह का ये डायग्राम जैसे है, और ये फ्री वैलेंसीज कहलाएगी इसकी, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो होता है वो स्टार्टिंग के अंदर बिफोर रिएक्शन दिस साइट इज कॉल्ड फ्री साइट ऑफ वैलेंसी, फ्री साइट ऑफ वैलेंसीज कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें अपन यहां से चलते हैं स्टेप 1। तो सबसे पहले क्या होगा, जो कैटलिस्ट होगा आपका उसकी फ्री साइट ऑफ वैलेंसी के ऊपर ये अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ए एंड बी, अभी ये ए और बी जो है वो काफी डिस्टेंस पे है, अभी ऐसा एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे सपोज इतनी डिस्टेंस पे आपके ए बी इस तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे पास में ए बी फॉर्म में ना, ये ए बी हो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कैटलिस्ट होगा, ये आपका काम करेगा एडजॉर्बेंट, क्योंकि अपन को एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म से समझाना, तो एडजॉर्बेंट का काम करेगा। और ये जो हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स है ए एंड बी, ये आपका काम करेंगे एडजॉर्बेट का, एडजॉर्बेट, ठीक है। अब सबसे पहले ये जैसे ही आप जो भी इसकी फेवरेबल कंडीशन रहेगी, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो ये कैटलिस्ट की तरफ मूव करेंगे, और इनकी जो ये फ्री वैलेंसी साइट होती है इसकी तरफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप हुआ है वो हुआ कि इसके अंदर आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों को ए और बी को क्या बोलेंगे अपन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये कैटलिस्ट की तरफ आएंगे, और इस तरफ मूव करने को जो बोलते हैं वो बोलते हैं डिफ्यूजन। याद रखिए पहला स्टेप है ये डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन स्टेप 1 होता है सबसे पहले, यानी कि द एडजॉर्बेट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये सबसे पहले कैटलिस्ट के बिल्कुल नियरर आ जाएंगे, ठीक है। और नियरर आने के बाद में जैसे ही ये नियरर आ जाएंगे आपके, और उसके बाद में ये कैटलिस्ट क्या करेगा, यानी कि एडजॉर्बेंट जो होगा वो इन मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अट्रैक्ट करने के बाद जैसे ये बिल्कुल नियरर पोजीशन पे आ जाएंगे तो इनके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करेगा, और ये इंटरेक्शन होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, और इस इंटरेक्शन को अपन स्टेप 2 बोलेंगे। अब ये यहाँ पे जो फिनोमिनन हुआ है इसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन। तो ये आपका हो गया स्टेप 2, स्टेप 2 जो एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन होती फ्री साइट पे जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग जाएगा, और जिससे ये अलग अलग ए एंड बी अभी रिएक्शन नहीं करेंगे, एक दूसरे सिर्फ अलग अलग साइट पे जो है फ्री साइट पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद में अब इसमें क्या होगा, कैटलिस्ट जो होगा यानी कि जैसे निकल, तो ये अपनी तरफ से एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, और इस एनर्जी से इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट करवाएगा ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो, ठीक है। और इस इंटरेक्शन को बोलेंगे अपन जैसे ही, तो सबसे पहले तो आपका एडजॉर्प्शन हो जाएगा। तो एडजॉर्प्शन होने के बाद में ये कैसे दिखेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रांगली बाउंड हो जाएंगे एज ए ऑन सरफेस पे। तो ये ए स्ट्रांगली बाउंड हो गया, बी स्ट्रांगली बाउंड हो गया, ए स्ट्रांगली, ऐसे ए बी करके इस साइड पे बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका आपस में इंटरेक्शन जो होगा, इस इंटरेक्शन को अपन यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो कैटलिस्ट देगा। तो इस एनर्जी के बाद इंटरेक्शन जो होगा इसको नाम देंगे एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा ए और बी के बीच में जो रिएक्शंस होगी उसको बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन होगा, तो ये हमारी कहलाएगी स्टेप 3, जहां पे एक्टिवेशन होती ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और रिएक्शन के जैसे ही कंप्लीट होगी तो उसके बाद में आप रिएक्शन, तो पहले तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर नाउ ए एंड बी, जो इसके ऊपर आपके कैटलिस्ट की सरफेस पे जो एडजॉर्बेट है, नाउ ए एंड बी आर रिएक्ट टू ईच अदर, ए एंड बी आर रिएक्टिंग, ए एंड बी, ये ए बी आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। और जैसी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उसके बाद ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो इसको अपन प्रोडक्ट के अंदर जो फॉर्म कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा उसके बाद में, तो इस साइट पे सारे के सारे सी फॉर्म
आ जाएंगे। तो अब जैसी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो निकल की साइट होगी यानी कि जो कैटलिस्ट है हमारा, इसमें सारा प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता, तो पूरी फ्री साइट पे आपका क्या कहलाएगा, सी सी सी, तो ये कहलाएगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो इसको स्टेप को अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, जैसी एक्टिवेशन के बाद में जो होगा ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कहलाएगा और ये आपकी स्टेप 4 हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के बाद में ये प्रोडक्ट यहां से वापस रिमूव होगा, रिमूव जो कैटलिस्ट की फ्री साइड से रिमूव होगा क्योंकि अभी वो उस पर होल्ड रख रखा है, तो इसको अपन बोलते हैं डिजॉर्प्शन। रिमूवल कोई भी चीज करते हैं साइड से, तो ये अब यहां से रिमूव होगा, तो रिमूवल जो पॉइंट्स होंगे इन सबको बोलेंगे डिजॉर्प्शन, है ना। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल। डी मीन्स टू रिमूव, इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स स्टेप 5। ये डिजॉर्प्शन हो गया। ठीक है, डिजॉर्प्शन होते ही आपका जो कैटलिस्ट होगा वो तो आपका फ्री होकर के वापस से दूसरी रिएक्शन यानी कि दूसरे रिएक्टेंट को होल्ड करवाएगा। ये तो कैटलिस्ट फ्री हो गया। और जो अपने प्रोडक्ट के जो पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स, ये आपके फ्री होते ही इसके सराउंडेड में ऐसे हाई कंसंट्रेशन के साथ में रहेंगे, लेकिन उन्होंने साइड फ्री कर दी कैटलिस्ट की। अब ये अवे फ्रॉम कैटलिस्ट जाएंगे तो इसको वापस बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होंगे, तो दैट फिनोमिनॉन इज कॉल्ड अगेन डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन टूवर्ड्स भी हो सकता है और डिफ्यूजन अवे फ्रॉम भी हो सकता है, और फाइनली आपको प्रोडक्ट सी मिल जाएगा और कैटलिस्ट जो होगा वो वापस आपकी नेक्स्ट स्टेप में यूज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास टोटल एडजॉर्प्शन के अंदर हेट्रोजीनियस में स्टेप्स होती है, डिफ्यूजन, एडजॉर्प्शन, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिजॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन टू डिफ्यूजन जो होती है इसको अपन बोलते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, जो हमने मैकेनिज्म सीखा इसमें सॉलिड कैटलिस्ट काम आया, और सॉलिड कैटलिस्ट के कुछ फीचर्स होते हैं वो ध्यान रखना है। सॉलिड कैटलिस्ट में क्या फीचर्स होना जरूरी है, एक तो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है और एक होती है सेलेक्टिविटी। ये दो चीजें इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट के अंदर आती है। ठीक है, एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो सरफेस है उस सरफेस पे जो एडजॉर्बेंट कैटलिस्ट है उसकी सरफेस पे आपके जो एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल है वो स्ट्रांगली बाइंड होने चाहिए। स्ट्रांगली बाइंड होंगे तब जाकर के उसमें रिएक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी कि कैटलिस्ट बहुत अच्छी एक्टिविटी शो करे। इसके लिए जैसे H2O2 को अपन को वाटर बनाना, तो प्लेटिनम जो है वो स्ट्रांगली बाइंड करे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ दैट कैटलिस्ट। एक होती है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी फीचर भी बहुत जरूरी है कि आपके पास में रिएक्टेंट और रिएजेंट सेम हो सकते हैं, जैसे मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, लेकिन कैटलिस्ट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका यानी कि एडजॉर्बेंट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एडजॉर्बेंट सिलेक्शन निकल है तो आंसर CH4 प्लस H2 हो जाएगा, और अगर आपने कॉपर की प्रेजेंस में यही रिएक्शन की है तो फॉर्मल्डिहाइड आंसर आएगा यानी कि मिथेनॉल होगा। तो यहाँ पे देखो सेम रिएक्टेंट होते हुए भी प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहा, दैट मींस the selectivity of that catalyst is very important। तो इसको बोलते हैं फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइसिस बाय जियोलाइट। ठीक है, जियोलाइट का भी अपन बात करेंगे। पहले तो ये जो कैटालाइसिस है सेल्फ सेलेक्टिव, दो टर्म्स इसमें आ रही है, एक तो सेफ एंड एक सेलेक्टिव। ठीक है, तो इसमें जो जियोलाइट्स है यानी कि सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है उसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपका हनी कॉम्ब जैसा बनता है, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर है ना। कोई भी एक डिजाइन ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे आपका हेक्सागोनल टाइप एक डिजाइन ले लीजिए या टेट्रागोनल टाइप कोई डिजाइन ले लीजिए, जैसे इस तरह का अपने पास एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनता है। ठीक है, अब इसमें कोई भी रिएक्टेंट या रिएजेंट जैसे रिएक्शंस करेंगे तो उसमें वो इसी तरह के ज्योमेट्री रखता होगा, तभी जाकर के अपना जो रिएक्शन होगी वो सक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे कैटलिस्ट जो होते हैं इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपका ये जो पोर है इस पोर का साइज कैसा है, साइज, और इसकी शेप कैसी है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं दो, साइज एंड शेप। अगर ये हनीकॉम्ब में इस डिजाइन का स्क्वायर है, हेक्सागोनल है, तो इसमें वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म्ड होंगे जो इस डिजाइन में फिट होते हों, otherwise that reactions will be not completed or that catalysis will not finished। तो कैटालाइसिस फिनिश होने के लिए इसी डिजाइन का होना जरूरी है। और अगर कोई मान लो ऐसा है जिसमें
राउंड शेप अगर आ रहा है तो इस तरह की आपको डिजाइन होगी, तो ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्मेशन ही एप्लीकेबल होगा। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग डिजाइन होगी। तो इसीलिए इसमें दो इंपॉर्टेंट ऐसे कैटालाइसिस के अंदर, द कैटालाइटिक रिएक्शंस which depends on pore structure and size of reactant, जो इसमें फिट हो जाना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो भी इस साइज में फिट हो जाना चाहिए, तभी इसको अपन बोलेंगे सेप सेलेक्टिव जियोलाइट। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होगी, एक तो पोर साइज, एक एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, इसको अपन बोलेंगे सेप सेलेक्टिव। अब इसमें जो एग्जांपल इंडस्ट्रियली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एग्जांपल है वो है जियोलाइट्स। तो बेसिकली जियोलाइट्स है क्या? तो जियोलाइट स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनने वाला एक पॉलीमर टाइप है जिसको बोलते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट। एल्यूमिनोसिलिकेट बोलेंगे। ये एल्यूमिनोसिलिकेट अपनी सरफेस पे एल्यूमिनो, इसको रिप्रेजेंटेशन AlSi और O की फॉर्म में देते हैं। तो ये अपनी सरफेस पे क्या करेगा, जैसे आपको सपोज इंडस्ट्री के अंदर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर पेट्रोल फॉर्मेशन करना है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज है, और इसे पेट्रोल फॉर्मेशंस करना हो, और स्पेशली जब गैसोलीन से है ना, मतलब एल्कोहल से गैसोलीन बनाना हो, एल्कोहल है आपके पास मिथाइल एल्कोहल वगैरह, और उससे सीधा पेट्रोल जब बनाते हैं जिसको बोलते हैं गैसोलीन, पेट्रोल की जगह गैसोलीन वर्ड ज्यादा यूज होता है, गैसोलीन। तो इसके लिए एक जो एल्यूमिनोसिलिकेट का एक कोड होता है जिसको बोलते हैं ZSM5 कैटलिस्ट यूज होता है, जो किसी भी अल्कोहल को सीधा गैसोलीन यानी कि पेट्रोल में कन्वर्ट करता है। एक तो ये एप्लीकेशन है। दूसरा ये जो जियोलाइट्स है वो आपका काम आता है क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्ग चेन होती है उसको पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करना, तो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन भी आपका इसी से होगा। और एक आइसोमेर, ब्रांच को अनब्रांच्ड में कन्वर्ट, तो आइसोमेराइजेशन फिनोमेनॉन जो होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, आइसोमेराइजेशन, वो भी आप इस जियोलाइट से कर सकते हैं। तो दीज आर एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ जियोलाइट, दैट इज एल्यूमिनोसिलिकेट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है एंजाइम कैटालाइसिस, एक बहुत ही फेमस वर्ड एंजाइम। तो एंजाइम्स क्या, एंजाइम्स जो होते हैं मोस्टली प्रोटीन बेस्ड होते हैं, और प्रोटीन बेस्ड होती है किस पे, नाइट्रो अमीनो एसिड्स पे, और अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता ही होता है NH2 ग्रुप की वजह से। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में अपन कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि मोस्टली प्रोटीन है जिसको अपन प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, और विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग थिंग्स, ठीक है, लाइक प्लांट और एनिमल्स हो सकते हैं, एंड वर्क एज बायोकैटलिस्ट, जो बायोकैटलिस्ट हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी प्रोसेस के अंदर बायोकैटलिस्ट का काम करते हो, तो उनको अपन बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर अपन बात करें कि कौन कौन से एंजाइम्स है, तो जैसे सपोज आपको मिल्क टू कर्ड बनाना है, मिल्क टू कर्ड, तो इसके लिए जो एंजाइम वर्क करेगा इसके अंदर कौन सा एंजाइम होगा, सोचिए जल्दी से, विच एंजाइम विल बी देयर, तो लैक्टोबैसिली, लैक्टोबैसिली जो एंजाइम्स होता है उसकी प्रेजेंस में आपका मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है। जैसे आपको सपोज सुक्रोज है ना, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज्ड करना है, तो इसके लिए अपन इन्वर्टेज एंजाइम काम आता है जो ईस्ट से मिलता है, और ये इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या हुआ, C12H22O11, ठीक है, C12H22O11। इसी तरह से जैसे आपके पास मान लीजिए स्टार्च है, और स्टार्च को आपको माल्टोज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं डायस्टेज। तो डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और विद प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब अगर आपको किसी भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये जितनी भी मॉइटीज होती है, ग्लूकोज ऑब्लिक फ्रक्टोज, इसको अगर आपको इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5 फर्मेंटेट करना है, तो इसके लिए एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं जायामेज, है ना, तो जायामेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एंजाइम कैटालाइसिस। स्टूडेंट्स, अब अपने पास में जो एंजाइम कैटालाइसिस इसका एक स्पेसिफिक फीचर्स होता है, क्योंकि ये बायोकैटालिस्ट है और लिविंग थिंग्स में रहते हैं, तो इनके पास में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हाईली एफिशिएंट,
एंजाइम अपना 100% एफिशिएंसी देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो हाईली एफिशिएंट हो, जैसे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करना हो और भी कोई डाइजेशन करना हो तो, और हाईली स्पेसिफिक। एक एंजाइम एक तरह का वर्क ही करता है, इसमें एंजाइम कभी भी मल्टीपर्पज नहीं होते। जैसे प्रोटीन का है तो आपको पेप्सिनोजेन करना है, ठीक है, अमाइलेज है, तो हर एक का वन एंजाइम वन वर्क कह सकते हैं अपन को, हाईली स्पेसिफिक। एक और हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, जैसे अपने बॉडी के अंदर का मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस +-1 है, तभी एंजाइम वर्क करेगा। हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम पीएच, पीएच भी होती है पर्टिकुलर पी, तो मोस्टली जो 5 to 7 की रेंज में पीएच होती है उस पे एंजाइम ऑप्टिमम वर्क करता है, तो पीएच रेंज भी इसको रिक्वायर्ड चाहिए। और एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एक्टिवेटर और को एंजाइम्स। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, जितनी भी मेटेलिक आयंस होते हैं ये एक्टिवेटर का काम करते हैं। जैसे आपके पास में सोडियम है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है ना, कॉपर है, ये सारे एक्टिवेटर का काम करेंगे, तो इससे एंजाइम की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक होता है को एंजाइम, को एंजाइम मोस्टली नॉन प्रोटीन्स होते हैं, और नॉन प्रोटीन में अपन जो यूज लेते हैं वो होते हैं विटामिन। तो विटामिन इज आल्सो यूज्ड एज ए स्मॉल क्वांटिटी एज एनहांस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जिसको अपन को एंजाइम्स बोलेंगे, एंड दीज आर नॉन प्रोटीजिनियस मॉलिक्यूल्स। और फिर इन्फ्लुएंस, एंजाइम की एक्टिविटी, इनहिबिटर या पॉइजनस जो होते हैं वो उसकी एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। तो कोई ऐसा कोई ऑब्स्टेकल अगर आ जाता है इस पर्टिकुलर फीचर्स के अंदर, तो एंजाइम की एक्टिविटी आपकी कम भी हो सकती है। स्टार्ट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है मैकेनिज्म एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम किस तरह से वर्क करता है, इसकी क्या मैकेनिज्म है, तो इसको बोलते हैं लॉक एंड की सिस्टम मैकेनिज्म। लॉक एंड की सिस्टम मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है। इसमें इको एंजाइम और कोई भी सबस्ट्रेट जिसको आपको करेक्ट करना है, मेटाबोलाइज करना है, तो उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे। तो ईएस, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, पहले आपका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसको अपन बोलेंगे एक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स का डीकंपोजिशन होगा और फिर ब्रेक होकर के वापस कैटलिस्ट और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो दो स्टेप्स होती है, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड डीकंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये दो स्टेप इसकी मैकेनिज्म के होंगे। तो इसमें नीचे डायग्राम देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारे लॉक की सिस्टम होता है, जैसे की को आप एंजाइम मान लीजिए और जो लॉक होता है हमारा उसको आप सबस्ट्रेट मान लीजिए। जैसे कि आप लॉक में ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो एक्टिवेशन में आ जाएगा। फिर आप जैसे की को घुमाते हैं तो लॉक ओपन हो जाता है, वैसे कि वैसे इसमें क्या लॉक एंड की आपस में फिट हो जाएंगे। फिट होते ही उसमें जैसे ही आप टर्न करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, मिलते ही उसमें क्रैकिंग्स आ जाएगी और आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो एंजाइम्स होगा वो आपका रिमेन अनचेंज्ड केमिकली एंड क्वांटिटी वापस मिल जाएगा और आपका जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एंजाइम मैकेनिज्म ऑफ लॉक एंड की सिस्टम ऑफ वर्किंग ऑफ एंजाइम्स। इंडस्ट्रियली ऐसे कौन कौन से कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री अदर देन दिस, ये तो आपका एंजाइम का वर्क यहां तक खत्म हो गया। अब एप्लीकेशन जो है कैटलिस्ट की कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है, तो कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं इन जनरल, नॉट ओनली एंजाइम्स, अदर कैटलिस्ट प्रोसेस, जैसे हैबर प्रोसेस के अंदर अपने पास में कौन सा काम आया था, अमोनिया सिंथेसिस किया, N2+3H2 gives to NH3, इसके लिए कौन से कैटलिस्ट वर्क हुए थे, आयरन और मॉलिब्डेनम आपका प्रमोटर का काम करेगा। 200 बार प्रेशर होना चाहिए और 220 से अबव आपका टेम्परेचर होना चाहिए, ये हाबर प्रोसेस के लिए। दूसरा एक आपने कैटलिस्ट की एप्लीकेशन देखा होगा ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जो सिंथेसिस ऑफ HNO3 के लिए काम आता है, अमोनिया विद ऑक्सीडेशन AO2, और इसके लिए प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस यूज होती है और टेम्परेचर करीब 573 केल्विन रहता है। और थर्ड एप्लीकेशन होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिससे अपन H2SO4 बनाते हैं और ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड और टेम्परेचर 673 केल्विन। तो ये कुछ कैटलिस्ट की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, ठीक है, जो इसमें यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग अपन वेरी इंपॉर्टेंट इन सरफेस केमिस्ट्री, दैट इज कॉलॉइड्स। ओके, कॉलॉइड्स जैसे आपने बहुत सारे सिंपल एग्जांपल देखोगे, मिल्क वगैरह जिसमें नॉन ट्रांसपेरेंसी होती है, तो ये प्रूव करता है, जहां पे भी नॉन ट्रांसपेरेंसी आती है सॉल्यूशंस के अंदर, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, ये प्रूव करता है कि दे आर नॉट फ्रीली सोल्यूबल। फ्रीली सोल्यूबल का मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे H2O NaCl, ग्लूकोज और H2O हो गया, इसमें आपको डिसॉल्व होने के बाद में ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी। और जहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जैसे गम सोल्यूशंस है, आपके ये मिल्क हो गया,
ठीक है, और भी बहुत सारे इमल्सन्स वगैरह जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती सॉल्यूशंस में, इसका मतलब यार हेट्रोजीनियस मींस फ्रीली सोल्यूबल नहीं है, आपस में यूनिफॉर्म नहीं पा रहे। तो कोलॉइड भी एक तरह का हेट्रोजीनियस जिसमें दोनों फेज आपस में फ्रीली सोल्यूबल नहीं होती। सो इसीलिए कोलॉइड की डेफिनेशन में जो वर्ड आता, कोलॉइड इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम, यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो फ्रीली सोल्यूबल नहीं होते, इन विच वन सब्सटेंस, यहां पे उस सल्यूट का नाम चेंज हो, जिसको अपन सोल्यूशन में सल्यूट कहते थे वो यहां पे कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज, एंड अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। तो यहां पे डिस्पर्स, जिसको अपन ट्रू सोल्यूशन में सॉल्वेंट बोलते हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर, वो यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम, और शॉर्ट में अपन इसको डीएम बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम, और इसको शॉर्ट में अपन डीपी बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे कि अपन ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर क्या करते थे, एक बीकर के अंदर आपने वाटर कोई सॉल्वेंट लिया, उस सॉल्वेंट ऊपर से सोल्यूशन दो सल्यूट ऐड करते। अब ये सल्यूट जो होगा स्टूडेंट्स, यहां पे ये कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट है हमारा वो आपका कहलाएगा डिस्पर्सन मीडियम। तो उसके अंदर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएगा लेकिन फ्रीली सल्यूबल नहीं रहेगा, यानी कि बोथ फेज आर इमिसिबल। तो टर्म जो यूज होगी उसको अपन बोलेंगे इमिसिबल इन नेचर। तो हमारी डीपीडीएम जो है वो आपस में इमिसिबल इन नेचर होती है, ऐसे सॉल्यूशन को हेट्रोजीनियस सिस्टम्स बोलते हैं, एंड दीज आर कोलॉइड्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो मोस्टली ऐसे सॉल्यूशन आप ट्रांसपेरेंट नहीं देख सकते, इसीलिए इनमें नॉन ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, जिसको ओपेलसेंस भी कह सकते हैं। नॉन ट्रांसपेरेंसी आना, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होना, ओपेलसेंस आ जाना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि दोनों फेज आपस में फ्रीली सॉल्यूबल नहीं है। दूसरी चीज स्टूडेंट, तो डिस्पर्स्ड फेज जो हमारा यानी कि जो सल्यूट का वर्क करता है, इसकी जो पार्टिकल साइज होनी चाहिए वो कोलॉइड होने के लिए जरूरी है कि ये 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करनी चाहिए, इन दोनों के बीच में, तो ही वो कोलॉइड, नहीं तो एक फर्दर बाद में आपके सस्पेंशन वगैरह, तो इससे अगर 1 नैनोमीटर से कम रहती है अगर इस सल्यूट के पार्टिकल की साइज, जिसको अपन डिस्पर्स्ड फेज कह रहे हैं, तो वो ट्रू सोल्यूशन में चला जाएगा, और अगर इसके अबव चली जाती है 1000 तो वो सस्पेंशन में चला जाएगा। तो इसीलिए कोलॉइड्स होने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी डिस्पर्स्ड फेज की जो पार्टिकल साइज है वो हमेशा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होनी चाहिए, ताकि वो सस्पेंडेड रहे, उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं करे, वो किसी में फिल्टरेबल हो, मोस्टली ये सारी चीजें होगी, तो इसको बोलते हैं कोलॉइड। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स पे। क्लासिफिकेशन, कोलॉइड का जो क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स वो 3 मेजर बेसिस पे होता है। एक तो फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपीडीएम, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, पहला। ठीक है, दूसरा होता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो डीपीडीएम में किस तरह से वर्क करेंगे, और तीसरा होता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन डिस्पर्स्ड फेज, टाइप ऑफ पार्टिकल कैसा है उसके बेसिस पे होगा। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। स्टूडेंट्स आपने ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ा है कि टोटल जो होगी, जैसे 3 अगर सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस है, सॉलिड लिक्विड है, और 3 आपके उनको सॉल्वेंट मान ले सॉलिड लिक्विड गैस को, तो टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस बनते थे सॉल्यूशन के अंदर, और उसमें से गैस का तो कोलॉइड नहीं बन सकता, तो अपने पास करीब करीब 8 ऐसे मिक्सर्स हो सकते हैं, बशर्ते उसमें जो साइज आए सॉल्यूट की यानी कि डिस्पर्स्ड फेज की वो इस 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के अंदर हो जाती है ट्रू सॉल्यूशंस की साइज, तो वो सारे के सारे कोलॉइड्स हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी अपने सॉल्यूशन में यूज करते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन दिस, तो 8 टाइप के गैस के मिक्सर को छोड़ दें तो 8 टाइप के मिक्सर्स हमारे पास बन सकते हैं टोटल, जिसमें एक बार सॉलिड लिक्विड गैस और इसी को सॉल्वेंट मान लो, सॉलिड लिक्विड और गैस, तो ये आपके टोटल 3 तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 9 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे अगर ये साइज फॉलो होती है डिस्पर्स्ड फेज की, तो 9 टाइप्स के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अपन कोलॉइड्स बना सकते हैं। अब उसमें से कुछ स्पेसिफिक फीचर्स तो ध्यान रखने, जैसे एक वर्ड यूज होता है सॉल्स, 3 फेमस वर्ड है, सॉल्स, जेल्स एंड इमल्शन। सॉल्स जो वर्ड है स्टूडेंट कोलॉइड में वो तब होता है जब सॉलिड इन लिक्विड हो। इसका क्या मतलब हो कि सॉलिड आपका डिस्पर्स्ड फेज हो और लिक्विड जो हो वो डिस्पर्सन मीडियम हो और साइज 1 नैनोमीटर तो 1000 नैनोमीटर इस सॉलिड की हो, तो वो सॉल्स कहलाएंगे। जेल क्या होती है, लिक्विड इन सॉलिड, इसका रिवर्स होता है, सॉल्स का रिवर्स जेल होता है लिक्विड इन
सॉलिड होना चाहिए। तो इसमें लिक्विड जो होगा वो अपना 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो लिक्विड इन सॉलिड इज कॉल्ड जेल्स, और इमल्सन होती है लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तीनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कोई भी जो डिस्पर्सन मीडियम होता है ये एक तरह का सॉल्वेंट है ना। तो सॉल्वेंट में अगर डिस्पर्सन मीडियम में एज ए सॉल्वेंट अगर अपन वाटर यूज करते हैं, वाटर, तो ये कहलाता है एक्वासॉल, या इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रासॉल। अगर एज ए सॉल्वेंट अपन कॉलेट्स के अंदर अल्कोहल यूज करते हैं किसी डिस्पर्स्ड फेज को डिसॉल्व करने के लिए, जो भी उसमें सस्पेंड कराने के लिए, तो उसको बोलते हैं एल्कोसॉल। तो अल्कोहल के एस्पेक्ट में होगा एल्कोसॉल। और अगर बेंजीन यूज करते हैं उसको बोलते हैं बेंजोसॉल। तो ऐसे आप इसमें टर्म्स देखेंगे, एक्वासॉल, हाइड्रोसॉल, एल्कोसॉल, बेंजोसॉल। तो ये सारे सॉल डिस्पर्सन मीडियम बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये था आपका बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट डीपीडीएम। दूसरा स्टूडेंट है बेस्ड ऑन नेचर इंटरेक्शंस बिटवीन डीपीडीएम। ठीक है, नेचुरल जो इंटरेक्शंस है वो किस तरह का नेचर का, रिपल्सन करने वाला है या अट्रैक्टिंग है। तो आपके पास फिर से वही स्टूडेंट्स की हमारे पास में जो भी कॉलॉइड्स होगा उस कॉलॉइड्स में दो फेज होती है, जिसमें एक को अपन ने क्या नाम दे दिया, डीपी, और दूसरा जो सॉल्वेंट की फॉर्म में होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, डीएम बोलेंगे। ठीक है, अब इनमें अगर दोनों में अट्रैक्टिंग पावर है, क्योंकि डीएम हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है और ये एक तरह से डिस्पर्स्ड फेज हो सॉल्यूट का काम कर रही है, इन दोनों में अगर अट्रैक्शन होता है तो फ्रीली अच्छा कॉलॉइड्स बनेगा। तो इसको बोलते हैं लायो, एक तो होता है लायोफिलिक, फिलिक नेचर होता है मतलब अट्रैक्टिंग नेचर होना, और फोबिक का मतलब होता है रिपेलिंग नेचर होना। फोबिक इंडिकेट हेट, रिपेल। तो इसीलिए लायोफिलिक कॉलॉइड्स यानी कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग नेचर होती है, और जो दूसरा लायोफोबिक होता है इसमें सॉल्वेंट रिपेलिंग नेचर्स होती है। तो दोनों आपस में रिपेल रहेंगे। जैसे अपन यूज भी कर गम, जैसे गम अपने पास में गम के सॉलिड पार्टिकल ले लीजिए, उसको बारीक कर दीजिए, उसमें वाटर ऐड कर दीजिए, तो जो अपन स्टिक करने के लिए काम में लेते हैं गम, तो वो आपका एक तरह देखो हल्का सा आपको थोड़ा सा येलोइश नजर आएगा, तो वो आपका विस्कस फॉर्म में जो है दैट इज कॉलॉइड्स। और जिलेटिन भी ऐसा ही दिखा, स्टार्च को भी आप जैसे पोटैटो या राइस में से जो लिक्विड टाइप निकलता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये कॉलॉइड्स। तो रबर भी इसी तरह से होता है। ठीक है, इनमें से अगर इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे गम में से मान लो आपका सॉल्वेंट वाटर था, वो डिस्पर्सन मीडियम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इवोपरेट हो गया। इवोपरेट होने के बाद में अगर हमारी सल्यूट जो फेज जिसको अपन बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज अगर ड्राई फॉर्म में आ जाती है, उसमें वापस आप कोई डिस्पर्सन मीडियम वाटर ऐड कर दीजिए, ये वापस से कॉलॉइड बन जाएगा। यानी कि इस नेचर को बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर। क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल नेचर। लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉलॉइड होते हैं, जैसे मेटल हुआ, और मेटल के सल्फाइड सॉल्ट्स होते हैं, इनको अगर एक बार एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये स्टेबल रहते हैं, अदरवाइज इस तरह के सॉल्ट हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ये जो लायोफिलिक होती है ये आपकी स्टेबल फॉर्म में रहते हैं, और एक बार एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर क्रैक हो जाते हैं तो दोबारा ये इसमें से अगर सॉल्वेंट, जैसे आप कहीं पे मान लो वॉल पे पेंट लगा देते हैं, कोई भी एशियन पेंट या कोई भी पेंट लगा देते हैं, तो पेंट में से जैसे ही आपका सॉल्वेंट डिस्पर्सन मीडियम इवोपरेट हो जाता तो आपकी जो डिस्पर्स्ड फेज दीवार पे स्टिक हो जाती है। अब उसको वापस आप दीवार से कलर को हटा के सॉल्वेंट कॉलॉइड्स नहीं बना सकते। तो ऐसे बहुत सारे लायोफोबिक कॉलॉइड्स होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, इनको दोबारा वापस एज ए कॉलॉइड्स यूज नहीं हो सकता। तो दे आर अनस्टेबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल नेचर भी होते हैं। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, थर्ड नंबर, दैट इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि हमारा जो सल्यूट है उसकी पार्टिकल साइज के बेसिस पे होगा। तो इसमें तीन मेजर कैटेगरीज होती है स्टूडेंट्स, जिसमें पहला है मल्टीमॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, सेकंड है मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, और थर्ड है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। तीन कैटेगरी वापस देखिए, कौन सा, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड याद करिए एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। मल्टी नाम से पता लग रहा है स्टूडेंट, मल्टीमॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स जो होते हैं इसमें जैसे आपका गोल्ड सॉल या सल्फर सॉल है, तो गोल्ड का अगर एक एटम है तो उसकी मान लीजिए साइज 0.1 नैनोमीटर है। अब 0.1 नैनोमीटर से तो आपका कॉलॉइड्स नहीं बन सकता, तो कितना चाहिए अपन को, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो इसमें गोल्ड के अगर 10 पार्टिकल आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं तो 0.1 इंटू 10 है ना, तो ये 1 नैनोमीटर आता है। यानी कि अब ये जो एग्रीगेशन फेज है वो आपकी क्वालिफाई करेगी कॉलॉइड्स। इसीलिए इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर यानी कि आपस में अगर
0.1 यानी कि स्मॉल साइज वाले अगर पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट होकर के एग्रीगेशन कर देते हैं और साइज को इनहांस कर देते हैं और वो कॉलॉइड रेंज में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, जैसे गोल्ड और सल्फर सॉल्ट्स। और मैक्रोमोलिक्यूलर, नाम से ही पता है, मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है, लार्ज कॉलॉइड्स। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे इसमें आपको कोई ऐसा सॉल्वेंट लेना, सुटेबल सॉल्वेंट, जिसमें किसी डिस्पर्स्ड फेज को ऐड करने से वो एक ऐसे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाए जो कॉलॉइड रेंज में आ जाए 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो विद सुटेबल सॉल्वेंट वी कैन फॉर्म कॉलॉइड्स। जैसे आपका स्टार्च है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन्स है, ये सारी लार्ज कॉलॉइड साइज होती है, लार्ज साइज होती है, जिनको जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपकी मैक्रोमोलिकुलर फॉर्म जो होती है ये भी कॉलॉइड रेंज में आ सकती है। और पॉलीमर के अंदर जैसे आपने एग्जांपल में देखा हो, नाइलॉन हो गया, ठीक है, और पॉलीस्टाइरीन्स हो गए, इनको भी अपन कॉलॉइड, रबर हुआ, सिंथेटिक रबर्स है, इन सबको ये सुटेबल सॉल्वेंट्स के अंदर कॉलॉइड रेंज में कॉलॉइड्स बना सकते हैं अपन। और एक होता है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। एसोसिएटेड कॉलॉइड स्टूडेंट, जैसे अपन डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं तो आप स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, अगर बहुत सारे वाटर के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में आप डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो ये जैसे ठीक उसी तरह से वर्क करता है जैसे NaCl को वाटर में ऐड करते हैं तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह होता है। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे डिटर्जेंट की कंसेंट्रेशंस बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे फोमिंग होना शुरू हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि अब आपका तो नॉर्मल कंसेंट्रेशन पे ये आपके नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं जैसे NaCl वाटर में हो, लेकिन जैसे ही इसकी कंसेंट्रेशन हाई कंसेंट्रेशन हो जाएगी डिटर्जेंट की तो उसमें फोमिंग शुरू हो जाएगी। और ये हाई कंसेंट्रेशन में जो कॉलॉइड, क्योंकि आपस में एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे और वो कॉलॉइड फॉर्म में, कॉलॉइड रेंज में आ जाएंगे 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और इस एग्रीगेशन ऑफ दिस डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स जो होगा, आपस में एग्रीगेट होने का मतलब समझ गया? एग्रीगेट का मतलब वो पार्टिकल्स आपस में इस तरह से एग्रीगेशन होकर सर्कुलर्स बनाते हैं और इसको बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन। तो एग्रीगेशन से मिशेल फॉर्मेशन होगा और ईच मिशेल फॉर्मेशन आर सिचुएटेड इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर और मोर नियर अबाउट 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल मेक अ मिशेल। और इस मिशेल फॉर्मेशन जो होता है वो एसोसिएटेड कॉलॉइड से होता है। दिस इज एन सुटेबल एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होता था। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्लासिफिकेशन देखा था जिसका नाम था एसोसिएटेड कॉलॉइड, जो सबसे लास्ट कैटेगरी थी आपके क्लासिफिकेशन पार्टिकल साइज के बेसिस में। एसोसिएट कॉलॉइड जहां पर अपने वाइसेल का था, उसकी पूरी मैकेनिज्म, कैसे मिशेल फॉर्मेशन होता है और फिर इस मिशेल फॉर्मेशन का क्लींसिंग एक्शन में कैसे यूज होता है, ये डिस्कशन अपन इसमें कर रहे हैं। तो पहले तो ये देखते हैं एसोसिएट कॉलॉइड। तो मिशेल फॉर्मेशन सिर्फ एंड सिर्फ एसोसिएटेड कॉलॉइड्स में होगा जिसमें डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का एग्रीगेशन होना जरूरी है। उस एग्रीगेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जो क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाएगा, और एक CMC लेवल, यानी कि जो हमारी डिस्पर्स्ड फेज जो ऐड कर रहे हैं, डिटर्जेंट या सोप जो भी अपन उसमें ऐड कर रहे हैं, वो क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन तक पहुंचता है। CMC बोलते हैं इसको। जो पार्टिकल्स नंबर्स है वो 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर तक आता है, तभी जाकर के एसोसिएट कॉलॉइड में एग्रीगेशन होगा और मिशेल फॉर्मेशन होगा, जो इसकी कंपल्सरी कंडीशन है। अब इसका एग्जांपल सोप या डिटर्जेंट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जैसे सोडियम स्टीरेट C17H35COONA, ये तो सोप में हो गया, और सोडियम ल्यूराइल सल्फेट CH3CH211SO4Na, ये आपका डिटर्जेंट हो गया। तो ये सोप पर्पस से और ये डिटर्जेंट आपकी हो गई, ठीक है। अब अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे 17 है तो कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है वो आपकी ऐसे जिगजैग रहती है, ठीक है। और इस जिगजैग के अंदर फाइनली अपन जो होंगे वो COO, जैसे ही आप किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो ये आयोनाइज्ड हो जाएगी, ठीक है, आयोनाइज्ड हो जाएगी। इसको 17 बना दीजिए, 1 इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये चेन होगी। अब स्टूडेंट्स, ये चूंकि बैक साइड में जो आपको दिख रही है ये पूरी की पूरी कार्बन चेन है, और कार्बन चेन कैसी होती है? नॉन पोलर। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है नॉन पोलर, यहां तक, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, क्योंकि इनसोल्यूबल नेचर का होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप और डिटर्जेंट। और ये जो आयंस की फॉर्म में आपका होता है ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक क्योंकि आयनिक फॉर्म होती है।
तो ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है और ये वाला वाटर रिपेलिंग होता है। इसको अपन नाम देते हैं टेल। ठीक है, तो ये किसी भी सोप या डिटर्जेंट के हाइड्रोकार्बन की जो होगा उसको बोलेंगे टेल, और ये जो पार्ट COO माइनस ये कहलाएगा हेड। तो हेड एंड टेल फॉर्म होंगे। अब इसकी हेल्प से जैसे ये भी सेम, जैसा आप सोप या डिटर्जेंट को आप किसी बकेट में ऐड करते हैं तो इनिशियली जब लो कंसंट्रेशन, जब तक CMC नहीं आता तब तक वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करती, यानी कि आप ऐड करेंगे तो सोल्यूशन थोड़ी देर में वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो फिर फोमिंग शुरू हो जाती है। वो फोमिंग लेवल जो आता है उसको अपन उस टेम्परेचर पे बोलते हैं कि क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, यानी कि अब ये जो चीज है वो आपका आपस में एग्रीगेट करना शुरू करेगी। और एग्रीगेशन का समझने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो है कि ये सर्क्यूलर के अंदर एग्रीगेट करेगी मिशेल फॉर्मेशंस के लिए। तो ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए सपोज 100 मंकी को माउथ बाहर की तरफ कर दो और उनकी टेल जो है वो पीछे, ऐसे 100 मंकीज अगर बैठ जाए एक साथ और 100 मंकीज का माउथ आउटसाइड में हो, सर्क्यूलर में बैठा दीजिए, और उनका माउथ अगर आउटसाइड में है और टेल अगर इधर पीछे बैक सेंटर, तो सारे 100 मंकीज की टेल जो होगी वो सेंटर पे आ जाएगी। तो मंकीज की टेल को आप हाइड्रोफोबिक नेचर मान लो और मंकी का जो माउथ है वो आपका हाइड्रोफिलिक नेचर मान लो, जो आयोनिक फॉर्म्स है। ठीक है, आयोनिक फॉर्म्स, तो ये आउटसाइड में आपका आयोनिक नेचर्स हो जाएगी। तो एक तरह से 100 मंकीज या 100 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन या सोप डिटर्जेंट्स का लेंगे तो ये जो इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। क्या वर्ड यूज करेंगे? एग्रीगेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल। डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल होंगे और ये नियर अबाउट 100 मॉलिक्यूल मिनिमम होते हैं, तो ये CMC लेवल क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन फॉर्म से मिशेल। अब इस मिशेल की एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन है इसकी वो है क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप या डिटर्जेंट, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो ये हमारे कहीं पे भी, जैसे मान लो क्लॉथ वगैरह पे कहीं पे आपका पिकल्स या कोई ऑयली ग्रीस लग गया, ऑयली स्पॉट लग गया, तो उसको कैसे हटाएंगे? तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो मिशेल का ही। जैसे आपके सॉल्यूशंस के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे मिशेल है स्टीरेट आयंस के, तो ये स्टीरेट आयन हो सकता है, ल्यूरेट आयंस हो सकता है। तो ये अब इसमें जैसे ही आप कोई क्लॉथ वगैरह ऐड करेंगे जिसके ऊपर, जैसे मान लो आपका क्लॉथ है और उसके ऊपर कोई ग्रीसी स्पॉट लगा हुआ है ना, तो अपन इसको ले लेते हैं ऐसे, जैसे ये कोई कपड़ा है और उसके ऊपर आपका ये कोई ग्रीसी स्पॉट लग गया, और ग्रीसी स्पॉट वाटर से तो हटेगा नहीं क्योंकि ग्रीसी स्पॉट भी नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होता है, आप इसको कैसे हटाएंगे? तो इसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, सोप या डिटर्जेंट इसके ऊपर, या तो सोप में डिटर्जेंट में उसको ऐड कर दीजिए बकेट के अंदर। तो इस तरह का जो मिशेल कंसंट्रेशन मिशेल होती है, 1000 ऑफ मिशेल जो होती है वो, क्योंकि आपको पता मिशेल का जो टेल पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर पार्ट जो होता है वो क्या करेगा, इस ग्रीसी नॉन पोलर, क्योंकि ग्रीस भी नॉन पोलर है, और आपकी टेल जो होती है हेड पोलर होता है और टेल कैसी होती है, नॉन पोलर, तो टेल का नॉन पोलर और ग्रीसी स्पॉट का नॉन पोलर, इन दोनों के बीच में वंडरवाल फोर्स क्रिएट हो जाएगा और इसीलिए वो अट्रैक्ट होकर के वहां से आउट हो जाएगा। तो इसमें वंडरवाल फोर्स क्रिएट हो जाएगा, और हेड पार्ट जो होता है वो वाटर के कांटेक्ट में रहता है क्योंकि वाटर उसको अट्रैक्ट करके रखता है क्योंकि उसकी पोलर नेचर है। इसीलिए टेल जो क्या करेगी, नॉन पोलर है, तो और सामने जो ग्रीसी स्पॉट है वो भी नॉन पोलर है, इनके बीच में वंडरवाल फोर्स क्रिएट हो जाएगा और वो वहां से 100 जब एक साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे तो वो ग्रीसी स्पॉट वहां से क्लींस हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। और इधर वाटर कंटेंट जो है CO माइनस को हाईली अट्रैक्ट रखता, इसीलिए वो सारी इंप्योरिटीज आपकी वाटर के अंदर आ जाएगी और आपका क्लॉथ क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, और फाइनली वो ग्रीसी स्पॉट आपका हट जाएगा और आपको जो क्लॉथ मिलेगा वो पूरा का पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं क्लींसिंग एक्शन ऑफ मिशेल सोप, ठीक है, जिसमें मिशेल फॉर्मेशन की वजह से होता है। और मिशेल कैसी दिखती है, इस तरह से, जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो हमेशा आउटसाइड रहता है, और ये जो टेल होती है जिसको अपन हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं, तो ये हेड होता है, और ये बैक साइड में जो होती है ये आपकी टेल होती है, इसको बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशंस एंड क्लींसिंग एक्शन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है प्रिपरेशंस ऑफ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड को किस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें पहला है केमिकल मेथड्स, सेकंड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक आर्क मेथड, और थर्ड वन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। इसमें जो केमिकल मेथड्स हो गए उसके अंदर इसका जो ट्रिक है याद रखने का वो है DORH, 4 मेथड्स है। डोर, DOR को डोर मान लीजिए, डोर है, ये ट्रिक याद रख लीजिए। इसमें केमिकल मेथड में डोर है, तो डोर है में पहला D4 डबल डिकम्पोजिशन, O4 ऑक्सीडेशन, R4 रिडक्शन
एंड H4 हाइड्रोलाइसिस। तो D जो है वो डबल डिकम्पोजिशन, जैसे आपने आर्सेनिक ऑक्साइड लिया AH2O3, इसकी H2S गैस से रिएक्शन कराई तो इससे आपका आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट बन जाएगा और वाटर विल बी इवेपोरेटेड। तो इसमें एक्सचेंज जो हुआ ये डबल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सल्फर सल्फर आपकी एक और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा इसके अंदर, और ये वाटर फॉर H और O मिलके वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा और सल्फर सॉल्ट बन जाएगा। रिडक्शन के अंदर क्या होगा, जो गोल्ड है AuCl3, इसकी फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो गोल्ड सॉल्ट मिल जाएगा आपको, और साथ में फॉर्मिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट। और हाइड्रोलाइसिस में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट जैसे FeCl3 का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं जिसका KSP वैल्यू लो होनी चाहिए ताकि वो प्रेसिपिटेट से पहले एक कोलॉइड फॉर्म बना दे, फेरिक हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस कोलॉइड फॉर्मेशंस। तो ये 4 मेथड्स है। अब एक ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, इसका क्वेश्चन आता है अक्सर, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली ये जो फेमस है वो गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर के लिए, इसमें आप क्या करेंगे, एक इस तरह से छोटा सा टब लेंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रिक आर्क करवाना है और इसके साइड में आइस पीस रख देंगे इसमें, ठीक है, ताकि वो टेम्परेचर लो रहे और किसी भी मेटल का वेपर का डायरेक्टली कंडेंसेशन हो सके। तो ये आपके साइड में आइस पीस रख दिए, ठीक है, तो इसको चिल्ड मिल जाएगा। और इसके बीकर के अंदर जो आप भरेंगे वो होगा एक्वस KOH सोल्यूशन, जो चिल्ड रखना है। तो ये आपका कहलाएगा एक्वस KOH सोल्यूशन। अब इसमें जिस मेटल का आपको कोलॉइड बनाना है उस मेटल के वायर को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दीजिए और आपस में जब टच करेंगे तो स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग जो कैथोड एनोड से जोड़ दीजिए प्लग में, और ये जो वायर जो है ये गोल्ड या प्लेटिनम जिसका भी, जैसे गोल्ड सॉल्ट बनाना है तो इन वायर की स्पार्किंग। इसमें स्पार्किंग में क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जैसे आप वायर को आपस में टच करते हो तो एकदम से जो फ्यूम्स निकलती है तो ये फ्यूम्स मेटल को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर रही है, यानी कि सब्लिमेशन जैसा प्रोसेस होता है। और मेटल की उस वेपर को अगर अपन किसी चिल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रखेंगे तो डायरेक्टली कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगी। इसीलिए इसके अंदर मेटल का सब्लिमेशन होकर के गैस फॉर्म में आती है और गैस का हम क्या कर देते हैं, कंडेंसेशन कर देते हैं एक्वस KOH के अंदर, और इसीलिए आपका मेटल सॉल्ट बन जाता है। तो यहां पे डायरेक्टली मेटल का एक्वस KOH की प्रेजेंस में आप कंडेंसेशन कर देंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक आर्क मेथड। पेप्टाइजेशन होता है स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं, आपके पास में किसी भी मेटल का जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होती है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाती है। जैसे आपके टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर आपने मान लीजिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट PPT ऑफ FeOH ले लिया, ठीक है, जिसकी PPT, और या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसका भी आपको कोलॉइड्स पढ़ाना वो उसका PPT जो होता है इसकी रेंज जो होती है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, इसीलिए कोलॉइड में क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन इसको अगर कोलॉइड में क्वालिफाई कराना है तो उसी नेचर का, जैसे मान लो आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है तो इन लम्प्स को थोड़ा सा पार्टिकल साइज को स्मॉल करना पड़ेगा, तो उसी नेचर का स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। तो एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसी नेचर का इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, जैसे FeCl3, और एल्यूमिनियम है तो जैसे AlCl3। तो अगर हम किसी प्रेसिपिटेट के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अगर ऐड कर देते हैं उसी नेचर का, तो वो कुछ हाइड्रोक्साइड को अपने साथ ऐड कर देगा। तो इस वजह से जो प्रेसिपिटेट की साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगी, जिससे वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्वालिफाई कर जाएगा, तो कोलॉइड्स बना देगा। तो पेप्टाइजेशन का मतलब जो होता है वो यही है, किसी प्रेसिपिटेट को कोलॉइड्स में कन्वर्ट करना हो तो उसको पेप्टाइजेशन बोलते हैं। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे पेप्टाइजेशन में, तो अपन बोलेंगे इसके अंदर द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेसिपिटेट फॉर्म दैट कन्वर्ट इनटू कोलॉइड्स इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। और ये जो स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट्स होगा इसको बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये हमारा पेप्टाइजिंग एजेंट है जो इसको कन्वर्ट करता है, तो इसको बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर कोई इंप्योरिटी आ जाती है आइंस की फॉर्म में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो उसको प्यूरिफाई करना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि जो डिस्पर्सन फेज होगी, जैसे आपके पास में कोई कोलॉइड सॉल्यूशन है, उस कोलॉइड सेल में अगर बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव इंप्योरिटीज एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाती है, तो वो क्या करेंगे, जो भी आपकी डिस्पर्स्ड फेज होगी
उस डिस्पर्स्ड फेज के उसको एग्रीगेट करवा देंगे, जिससे उनकी पार्टिकल साइज होगी वो आपका उस सराउंडेड में इंक्रीज हो जाएगी और जिसके चलते वो लम्स बन जाएंगे या मोर देन 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वो कॉलॉइड नहीं रहेंगे। इसीलिए उसका प्यूरिफिकेशन कंपलसरी है। तो इसके लिए आयंस को सेपरेट करने, इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करने के लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं उसको अपन बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। तो डेफिनेशन क्या पड़ेगी? द प्रोसेस यूज्ड टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज, या इंप्योरिटी का मतलब मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं प्लस माइनस, टू रिक्विजिट मिनिमम, यानी कि पूरा जीरो नहीं करना। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बॉडी की या किसी जगह पे, तो इसीलिए उसको कंप्लीट जीरो नहीं करना, लेकिन मिनिमम जितना चाहिए उतना रखना। बाकी एक्सेस में जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसको रिमूव करना है। तो रिक्विजिट मिनिमम इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशंस। अब इसको किसी तरीके से प्यूरिफाई किया जा सकता है, तो मेथड यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, फर्स्ट मेथड है सिंपल डायलाइसिस। एक इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है तो इलेक्ट्रो डायलाइसिस, और एक हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर यूज करेंगे। तो ये 3 मेथड्स इसमें यूज होंगे। सिंपल डायलाइसिस में स्टूडेंट्स डायग्राम से आपको पता लग जाएगा। देखो इस डायग्राम के अंदर ये जो मटेरियल्स जो अपने पोर यूटेंसिल्स लिए, इसके अंदर कॉलॉइड है और कॉलॉइड में बहुत सारी इंप्योरिटी है प्लस माइनस की। तो हमने क्या किया, सराउंडेड के अंदर प्योर वाटर इसमें रख दिया, ठीक है, H2 प्योर वाटर, जिसका इधर से फ्लो हो रहा है और इधर से इसमें से आउट कर रहे हैं ताकि नया न्यू सॉल्वेंट इसमें आता रहे। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी कोई प्लस माइनस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी कि बाहर की तरफ, ये जो मेम्ब्रेन है इसमें पोर इस तरह के हैं कि इसमें से आयंस बाहर आ जाएंगे, लेकिन कोई भी डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल्स बाहर नहीं आएगा। तो आयंस जब अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बाहर की तरफ मूव करेगी तो इसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी कि प्लस माइनस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन। कोई मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन से होते हुए आउट होंगे। जैसे मेम्ब्रेन आपका ब्लैडर हो सकता है या पार्चमेंट पेपर हो सकता है ये वाला, और इससे आपका फिल्टर होता जाएगा। तो इसमें से इंप्योरिटी होगी वो रिमूव, और कंटिन्यू चूंकि सॉल्वेंट सप्लाई होगा तो इसीलिए आपका डिफ्यूजन जो होगा नेचुरल प्रोसेस से चलता रहेगा। तो इस डायलिसिस को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूव डिसॉल्व्ड सब्सटेंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कॉलॉइडल सॉल्यूशंस बाय मीन डिफ्यूजन से निकालना है थ्रू मेम्ब्रेन। तो ये डिफ्यूजन बाहर आना हो जाएगा और मेम्ब्रेन आपकी ये हो गई, तो उसको अपन बोलते हैं डायलाइसिस। अब स्टूडेंट चूंकि नेचुरल डायलिसिस का प्रोसेस स्लो होता है तो इसका प्रोसेस रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ाने के लिए हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम क्या करेंगे, बाकी सब तो सारा सेम प्रोसेस ही रहेगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे दोनों साइड के अंदर, और इलेक्ट्रोड पे एक तरफ आपकी एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और एक तरफ आपकी कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ये कैथोड। तो अब इसमें से आयंस जो होंगे वो फास्टर बाहर आएंगे और अपने से अपोजिट आयंस की तरह से इधर माइनस है तो प्लस आयंस सारे फास्ट इसमें से रिमूव होंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा, तो प्यूरिफिकेशन आपका फास्टर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। ठीक है। थर्ड होता है अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन एक स्पेशल टाइप का अपन को फिल्टर पेपर बनाना है। तो पोर ऑफ फिल्टर, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स होते हैं उसमें से कॉलॉइडल जैसे मिल्क वगैरह कॉलॉइडल उसमें से पास हो जाता है। पास होने की वजह से उनमें से इंप्योरिटी हटाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आयंस के साथ इलेक्ट्रोलाइट के साथ में आपका डिस्पर्स्ड फेज भी चला जाएगा मीडियम के साथ में। तो ऑर्डिनरी तो उसकी पोर साइज जो होगी फिल्टर पेपर की वो आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी ताकि उसमें से डिस्पर्स्ड फेज पास नहीं हो, सिर्फ आयंस ही पास हो। तो उसके लिए पोर ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस्ड साइज बाय इम्प्रिजनेटिंग द colloidal solutions, stop flow of colloid particles। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, colloidal particles को रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर बनाएंगे, जिसको ये आपका कॉम्बिनेशन रहेगा 4% आपको सोल्यूशन लेना है नाइट्रोसेल्यूलोज का। 4% याद कर लीजिए, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इन सॉल्वेंट अल्कोहल या ईथर होगा, और इसकी हार्डनेस लाने के लिए फिल्टर पेपर में साथ में थोड़ा सा फॉर्मेल्डिहाइड मिक्स कर देते हैं। तो ये आपका एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर तैयार हो जाएगा, जिसमें से आपकी डिस्पर्स्ड फेस जो होगी वो पास नहीं होगी, वो होल्ड कर जाएगी। तो अब हमारे पास में ये जो फिल्टर पेपर होगा, ठीक, इस फिल्टर पेपर से जब हम किसी कॉलॉइड सोल्यूशन को पास करेंगे, कॉलॉइड सोल्यूशंस को, तो कॉलॉइड में से आपके जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे, और नीचे जो होगा जिससे फिल्टर करेंगे तो बाकी इसमें से
आपका जो डिस्पर्सन मीडियम है वो इससे पास हो जाएगा डीएम, और डीएम के साथ जितने भी कैटाइन और एनाइंस होते हैं वो भी, क्योंकि उनके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है तो इस फिल्टर पेपर से भी निकल जाएंगे। तो ऊपर सिर्फ क्या रह जाएगी आपकी, तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी डीपी यानी कि डिस्पर्स्ड फेज, और मीडियम के साथ आपकी सारी इंप्योरिटीज जो है कैटाइन और एनाइंस की है ना, वो सारी इंप्योरिटीज के साथ में डिस्पर्स्ड फेज में चली जाए, डिस्पर्स मीडियम में चली जाए, डिस्पर्सन मीडियम में ये आउट हो जाएगी। तो ऊपर क्या बच गया आपके पास में, प्योर डिस्पर्स्ड फेज। अब इस प्योर डिस्पर्स्ड फेज को अपन क्या करेंगे, एक दूसरा नया सॉल्वेंट ले लेंगे, प्योर वाटर या जो भी सॉल्वेंट रेस्पेक्टिव, उस सॉल्वेंट के अंदर इस फिल्टर पेपर से जो ऊपर आपकी डिस्पर्स्ड फेज है इस फेज को वापस नए सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे। तो नए सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे प्योर डिस्पर्सन मीडियम, और उसमें वापस डिस्पर्स्ड फेज ऐड कर देंगे फिल्टर ऊपर वाली को, तो यह आपका एक नया कॉलॉइड बन जाएगा जिसमें किसी तरह का कैटाइन और एनाइंस नहीं है, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो यह आपके थे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। यस स्टूडेंट्स, इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है कॉलॉइड्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसमें अपन अगर लिस्ट बनाए तो अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टिंडल इफेक्ट, कलर, ब्राउनियन मूवमेंट, चार्ज ऑन कॉलॉइड्स जो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोगुलेशन ऑब्लिक प्रेसिपिटेशंस। तो अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पॉसिबल है क्या कॉलॉइडल पार्टिकल्स। तो इसमें याद रखिए स्टूडेंट्स, दिस इज ओनली फॉर ट्रू सॉल्यूशंस, यानी कि कॉलॉइड के लिए नहीं होती, ये सिर्फ ट्रू सॉल्यूशंस के लिए होती है जिसमें पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होनी चाहिए। इसीलिए ये प्रॉपर्टी आपको कॉलॉइड्स में देखने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ ट्रू सॉल्यूशंस के लिए होती है। सेकंड, यस ये मिलेगी टिंडल इफेक्ट। स्टूडेंट्स टिंडल इफेक्ट्स के अंदर क्या करेंगे, आपको एक कोई भी कॉलॉइडल सॉल्यूशंस लेना है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशंस ले लीजिए, उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, एक लाइट पास करेंगे, ओके, और लाइट पास करेंगे तो लाइट जो इससे पास होगी वो लाइट आपकी, क्योंकि इसके अंदर चूंकि डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्स्ड फेज पे ये लाइट क्या करेगी, जाकर के जैसे ही टकराएगी तो वो डिस्पर्स्ड हो जाएगी, ऐसे फैल जाएगी। और जब यहाँ माइक्रोस्कोप से आप ऊपर से इसको वर्टिकल पोजिशन से जब आपको इसको सीन करेंगे, ठीक है, वर्टिकल पोजिशन से, तो आपको ये स्कैटर्ड फॉर्म में लाइट मिलेगी। तो इसको अपन बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल साइंटिस्ट का नाम है, उसके इफेक्ट की स्टडी की थी, इसीलिए इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होगा कि आपकी जो लाइट होती है वो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल कांटेक्ट में आती है, स्प्रेड हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड दैट कैन बी सीन बाय वर्टिकल पोजीशन, सो इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, जो कोलॉइडल में प्रेजेंट होगा। कलर, यस आपके जितने भी मार्केट में पेंट्स आते, नेरोलेक, एशियन पेंट्स, कलर हो सकता है, यानी कि एनी कलर कैन पॉसिबल इन कॉलॉइड, किसी तरह का कॉलॉइडल कलर मिक्स किया जा सकता है। ब्राउनियन मोमेंटम, स्टूडेंट्स जितने भी डिस्पर्स पार्ट, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यू चेंज होती रहती है, तो अगर अपन इसमें मूवमेंट देखेंगे तो आपको एक प्रोसेस जिसको अपन बोलते हैं जिग जैग, है ना, जिग जैग प्रोसेस होगा, यानी कि ये पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे और इनका प्रोसेस जो होगा वो हमेशा जिग जैग। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, जिग जैग मूवमेंट ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें ब्राउनियन मूवमेंट पॉसिबल है। तो ब्राउनी इज अगेन साइंटिफिक नेम, तो जिग जैग प्रोसेस, और मूव करते रहते हैं डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल इन डिस्पर्सन मीडियम, ओके। और उसके बाद में आपका आता है चार्ज ऑन कॉलॉइड पार्टिकल्स। स्टूडेंट जितने भी कॉलॉइड पार्टिकल्स होते हैं ये मान के चलिए कि वो हमेशा चार्ज होते हैं, यानी कि आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल कभी नहीं होता कॉलॉइड्स, ये ध्यान रखिएगा, चार्ज होगा। अब इसमें इस बात का क्या प्रूव है, तो अपन ऐसे सपोज एग्जांपल लेके डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपको अगर ये कह दिया जाए कौन से टाइप के चार्ज बनेंगे, तो इसमें जैसे सपोज आपके पास में डीपी का मतलब डिस्पर्स्ड फेज, और डीएम आपकी हो जाएगी डिस्पर्सन मीडियम। अगर आपने डिस्पर्स्ड फेज में एक्वस KI लिया और डिस्पर्सन मीडियम में आपने AgNO3 ले लिया, ठीक है, और इसके अपोजिट अपन एक दूसरा चार्ज पार्टिकल्स बनाए डीपी और डीएम। डीपी मींस डिस्पर्स्ड फेज और डीएम मींस डिस्पर्सन मीडियम। इसमें अगर अपन AgNO3 ले लेते हैं और इसमें KI ले लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम में, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन हमने बना दी है। अब इसमें जब
अपन कह देंगे द KI इज मिक्स्ड विद AgNO3 इन डिस्पर्सन मीडियम, AgNO3 इज मिक्स्ड इन KI। तो डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और डिस्पर्सन जो होती है वो मिनिमम क्वांटिटी के अंदर होती है। ठीक है, तो दोनों में देखिए चार्ज कैसे डिसाइड होगा। तो जैसे ही आप पोटेशियम और NO3 तो हाई KSP है तो ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, पहले AgI ये जो सिल्वर है ये आयोडीन के साथ में रिएक्ट करके AgI के आपके मॉलिक्यूल्स बना देगी, AgI इस तरह से आपके मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे पहले। ठीक है, ये वन लेयर फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद जो चीज इसमें सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्सन मीडियम में एक्स्ट्रा कौन है, Ag+, क्योंकि ये एक्सेस में, जो भी मीडियम में होगा वो एक्सेस में रहेगा। तो पहले जितनी आयोडीन होगी वो AgI, फिर आयोडीन खत्म हो जाएगी क्योंकि ये लेस क्वांटिटी के अंदर है, और एक्सेस में जो Ag+ बचेगा वो इस AgI के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा सरफेस पे। तो आप देखो सरफेस पे जो एडजॉर्ब हो रहा है उसके ऊपर कैसा चार्ज, पार्टिकल चार्ज आ रहा प्लस। इसीलिए जब KI इन AgNO3 मिक्स करेंगे तो हमेशा आपका जो कोलॉइडल बनेगा उस कोलॉइडल को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज्ड कोलॉइड्स, पॉजिटिव चार्ज। अब इसका अपोजिट देखिए, अगर मैं AgNO3 को KI में मिक्स करता हूं, इस बार डिस्पर्सन मीडियम आयोडीन एक्सेस में, ठीक है, तो जितनी Ag+ होगा वो पहले आपके इसमें भी क्या होगा, पहले AgI के सारे पार्टिकल्स बन जाएंगे, और फिर चूंकि जो डिस्पर्सन मीडियम में होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है, तो इस बार आपके पास एक्सेस में कौन है, आयोडीन। तो आयोडीन जो होगी वो इसकी सरफेस पे सेकंड लेयर बना देगी आयोडीन की। तो आयोडीन पे कौन सा चार्ज है, देखिए एडजॉर्ब होने के माइनस, इसीलिए इसमें जो आपका कोलॉइड बनेगा वो नेगेटिव चार्ज्ड कोलॉइड बनेगा। ठीक है, तो मिक्सिंग का ध्यान रखना है अपन को, जो डिस्पर्सन मीडियम में एक्सेस में होता है वो चार्ज ऑन कोलॉइड पार्टिकल डिसाइड करता है। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और वर्ड यूज होता है, इसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। कौन सा वर्ड यूज होगा, जीटा पोटेंशियल वर्ड। तो देखिए जैसे इसमें पहली लेयर बन जाती है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो पहली लेयर बनती है Ag और I के बीच में, ये फर्स्ट लेयर कहलाएगी, और उसके बाद में जो इसकी सरफेस पे सेकेंड लेयर जो एडजॉर्ब हुई, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो इन डबल लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, जीटा पोटेंशियल, टू लेयर के बीच में। अब देखिए इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे चार्ज कॉलॉइड्स के, तो पॉजिटिव चार्ज कॉलॉइड्स हो सकते हैं सारे हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड इस कैटेगरी में आएंगे, फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेसिक डाइज मिथाइलिन ब्लू वगैरह इसमें आएगी। ब्लड आपका पॉजिटिव कॉलॉइड्स होता है। ठीक है, नेगेटिव में कौन कौन आएंगे, मेटल, मेटल के जितने भी सॉल है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम है ना वो वाले, और मेटेलिक सल्फाइड्स जितने भी होते हैं वो इसमें आएंगे। एसिड डाई, ईओसिन वगैरह, कॉन्गो रेड, ठीक है, ईओसिन, कॉन्गो रेड, ये सारी इसमें आएगी। और सॉल्ट, स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सारे आपके नेगेटिव चार्ज कॉलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉलॉइड्स में कौन सी हो सकती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जा सकता है जिसका मीनिंग होगा द मूवमेंट ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, यू ट्यूब टाइप ग्लास ले लेंगे ऐसे, और इसके अंदर आपका कॉलॉइडल सॉल्यूशंस फिल कर देंगे, और इसके ऊपर आप कैथोड एनोड की दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे एनोड है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और कैथोड है तो नेगेटिव, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, अपना कॉलॉइडल सॉल्यूशंस फिल कर देंगे। अब इस कॉलॉइडल में जैसे अपन ने कहा स्टूडेंट्स, कॉलॉइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, चार्ज होता है। चार्ज रहेगा तो उसका माइग्रेशन होगा ही होगा डिस्पर्स्ड फेज का, इसीलिए इसमें कहा मूवमेंट ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स यानी कि डिस्पर्स्ड फेज अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसमें जो कॉलॉइडल के पार्टिकल अगर वो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो हमेशा नेगेटिव तरफ मूव करेंगे, और नेगेटिव चार्ज अगर डिस्पर्स्ड फेज है तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ से मूव हो जाएगा। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि हमारे जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स है वो चार्ज फॉर्म में होते हैं, न्यूट्रल नहीं, तो दैट माइग्रेशन। इसमें एक टर्म्स और यूज होती है स्टूडेंट, जैसे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो आपका सॉल्वेंट है वो अगर हल्का सा माइग्रेट करने लग जाए तो मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स रुक सकता है, और इस टेंडेंसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मींस वी हैव टू और द कॉलॉइडल पार्टिकल्स स्टॉप टू माइग्रेशन फॉलोड बाय मीन माइग्रेशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। मीडियम के पार्टिकल्स अगर माइग्रेट करना शुरू कर देंगे तो डिस्पर्स्ड फेज का माइग्रेशन रुक सकता है, इसको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलते हैं।
ठीक है। और उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, साइज 2000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाए तो इसमें कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड हो सकता है। इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, यानी कि एग्रीगेशन हो जाए, साइज बड़ी हो जाए। जैसे अपने कहीं पे भी कट लगता है तो ब्लड थोड़ी देर बाद में क्या क्लॉटिंग हो जाती है, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोगुलो। आप इसमें लिख सकते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की अगर अपने कट लग जाए तो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है दैट इज एग्जांपल ऑफ कोगुलेशन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका पार्टिकल साइज बढ़ता जाएगा, प्लेटलेट्स के बीच में आरबीसी डब्ल्यूबीसी आकर के एक नेटवर्क बन जाएगा और उससे आपका कोगुलेशन हो जाएगा। अब कोगुलेशन कितने तरीके से हो सकता है, तो वो है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर एक्सेस में हो गया तो भी जो बचे हुए कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे, गुच्छा बना देंगे, तो वो भी अपने आप में एक प्रेसिपिलम्स बड़े हो जाएंगे जिनकी साइज ये एग्रीगेशंस कहलाते हैं, साइज 1000 से ज्यादा हो जाएगी। अपोजिट चार्ज, जैसे आपका कोलॉइडल मान लो पॉजिटिव है, आपने उसमें नेगेटिव चार्ज मिला दिया तो भी एग्रीगेशन होकर के आपका कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। बॉइलिंग करके, जैसे एग की जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसको आप एग को बॉईल कर देते हैं तो वो कोगुलेट हो जाती है क्योंकि उसके सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं कोलॉइडल्स के। डायलाइसिस से अगर एक्सेस में हो गया तो अगर आपने आयंस उसमें एक्सेस में निकाल दिए तो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स आपस में जो है वो कोगुलेशंस कर सकते हैं। और एक इलेक्ट्रोलाइसिस में भी आपका जो है कोगुलेशंस पॉसिबल है। तो इसीलिए ये सारे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस कहलाती है। यस स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको याद रखना है इस सरफेस केमिस्ट्री में। एक तो हार्डी-सोल्जे रूल। हार्डी-सोल्जे रूल की एप्लीकेबिलिटी क्या है कि रेट ऑफ कोगुलेशन अगर आपको देखना ऑन द बेस्ड ऑन चार्ज तो उसमें हार्डी-सोल्जे रूल यूज करते हैं। ग्रेटर द वैलेंस, वैलेंस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के जितनी वैलेंस उतनी फ्लोक्यूलेटिंग रेट, यानी कोगुलेशन होने की रेट जो होगी वो ज्यादा होगी, तो प्रेसिपिटेट कोगुलेशन फास्टर हो सकता है। तो इसीलिए अगर पॉजिटिव के अंदर देखें तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा वैलेंस के अंदर उतना ही वो रेट ऑफ रिएक्शन कोगुलेशन या प्रेसिपिटेट को फास्टर करेगा। सेम चीज फॉर नेगेटिव, नेगेटिव जितना आपका वैलेंस पावर ज्यादा होगी उतना ही आपका फास्टर रेट ऑफ कोगुलेशन, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय हार्डी-सोल्जे रूल। ठीक है, वो पर मिलीलीटर पर मोल जो उसमें आइंस की नंबर ऑफ आइंस विद इन 2 आवर जितना वो फ्लोक्यूलेट कर देगा। फिर है कोगुलेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स। हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं वो कोगुलेट हो सकते हैं। आपको याद होगा स्टूडेंट, जो कोगुलेशन जो हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी 2 फैक्टर से ही आती है, एक तो चार्ज से और एक सॉल्वेशन से। इसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी रहती है। लेकिन अगर मैं ये दोनों ही फैक्टर डिस्टर्ब कर दूं किसी हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स के तो ये कोगुलेट हो सकते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को, स्टेबिलिटी फैक्टर को कम करके हम कोगुलेशन करवा सकते हैं। तो ये फैक्टर कैसे हट सकते हैं, तो बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं एक्सेस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऐड कर दूं तो वो एग्रीगेशन आने से कोगुलेशन हो जाएगा। या मैं कोई सॉल्वेंट ऐड कर देता हूं जैसे इथाइल अल्कोहल या एसीटोन, तो उस सॉल्वेंट के ऐड होने से भी जो हाइड्रोफिलिक्स होते हैं वो डिहाइड्रेशन शो कर देते हैं और एग्रीगेट होकर के आपका कोगुलेशन शो कर देंगे। अब प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, स्टूडेंट्स अपने पढ़ा था 2 तरह के होते हैं, एक तो लायोफिलिक कोलॉइड्स होता है और एक आपका होता है वो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं ना, फोबिक। तो लायोफिलिक तो स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें इंटरेक्शन अच्छा होता है दोनों फेज में, लेकिन लायोफोबिक जो होते हैं वो वीक या कम स्टेबल होते हैं, वीक स्टेबल होते हैं। तो इनमें अगर अपन लायोफिलिक की स्मॉल क्वांटिटी अगर लायोफोबिक में ऐड कर दें तो दे विल प्रोटेक्ट, या कुछ इनके चारों तरफ एक लेयर बना देंगे और उस लेयर फॉर्मेशन से अगर हम उस पर इलेक्ट्रोलाइट ऐड भी करेंगे हाइड्रोफोबिक में तो भी उसका कोगुलेशन नहीं होगा। तो इसको अपन बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। एक होता है स्टूडेंट इमल्सन। इमल्सन इज आल्सो कोलॉइड्स। ठीक है, इसमें लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम्स होता है। इमल्सन यानी मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड फेज इज नोन एज इमल्सन। इमल्सन स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है O/W या W/O से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि O जो है वो आपका ऑयल को इंडिकेट करेगा और W जो है वो आपका वाटर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ऑयल एंड वाटर। तो आप देखो ऑयल, इसको कैसे रीड करेंगे, ऑयल इन वाटर, यानी कि वाटर डिस्पर्सन मीडियम है तो नीचे लिखा होता है वो W, ये तो आपका डिस्पर्सन मीडियम हो गया और ऑयल इसमें डिस्पर्सन फेज होगी। तो ऐसा जो इमल्सन बनेगा उसको O/W इमल्सन बोलेंगे। अब रिवर्स कर देते हैं, अगर ऑयल को ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लेकर के उसको डिस्पर्सन मीडियम मान लेते हैं ऑयल को,
और वाटर जो होगा वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर डिस्पर्स्ड फेज का काम करेगा, तो उसको बोलेंगे W/O टाइप इमल्शन। अच्छा, इन दोनों फेज को आपस में इंटरेक्शन कराने के लिए, यानी कि ऑयल और वाटर एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है, पोलर और नॉन पोलर है, यह आपका नॉन पोलर है और यह आपका पोलर है, तो इंटरेक्शन तो होगा नहीं। तो इन दोनों फेज में आपस में इंटरेक्शन कराने के लिए जो एजेंट काम में लिए जाते हैं उनको इमल्सिफाइंग एजेंट कहा जाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो इन दोनों में फेज में इंटरेक्शंस कराएंगे, और ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स आपका गम, सेल्यूलोस, स्टार्च इस तरह के हो सकते हैं, जो इसमें ऐड करके इनकी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हैं इमल्शंस की। यस स्टूडेंट्स, लास्ट इन सरफेस केमिस्ट्री, कॉलॉइड्स अराउंड अस, हमारे आसपास पे कॉलॉइड कैसे फील किया जा सकता है। तो एक तो ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो रेज होती है सनलाइट को रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स बोलते हैं। इसीलिए इस वजह से आप, क्योंकि इसमें डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह सब होंगे एटमॉस्फेयर में, तो लाइट जब स्पेक्ट्रम फॉर्म में वापस आएगी तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का स्कैटरिंग करेगी, तो वो ब्लू कलर ऑफ स्काई हो जाएगा। फोग, मिस्ट, रेन, ये सब कॉलॉइडल्स के एग्जांपल्स है। फूड आर्टिकल्स में क्रीम वगैरह जो अपन यूज करते हैं, दैट्स अगेन एग्जांपल ऑफ कॉलॉइड्स। ब्लड कॉलॉइडल है ये। सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल्स होती है, ये सारे कॉलॉइड के एग्जांपल्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा है ना, जो आपका रिवर, जैसे समुद्र के अंदर जब दो रिवर्स आपस में मिलती है और सी वाटर के अंदर क्या होता है, बहुत सारा सॉल्ट होता है, तो वो इस वाटर के साथ में, इस मिट्टी सॉइल के साथ में एग्रीगेशन करके एक डेल्टा फॉर्मेशंस कर देती है, तो ये जंक्शन पे ऐसा होता है। तो ये तो हुए कॉलॉइड्स अराउंड अस। एक होता है एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स को कैसे यूज किया जा सकता है। तो एक तो इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, जैसे जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, इसकी चिमनी से जो स्मोक निकलता है, पोल्यूशन होता है, तो उसके लिए क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर आता है। उस क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर के अंदर हाई इलेक्ट्रिक का पोल लगा होता है, जिसपे टकराता है स्मोक, और उससे आपके सारे पार्टिकल्स जो होते हैं कार्बन के, वो एग्रीगेट होकर के नीचे गिर जाते हैं और फ्रेश एयर उसमें से आउट हो जाती है, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में अपन जो जियोलाइट्स वगैरह काम में लेते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम इंप्योरिटी को हटाया जा सकता है। पोटासियम से भी आप कर सकते हैं कॉलॉइड बना करके। मेडिसिन जितनी भी है वो सारी कॉलॉइडल पे वर्क करती है। टैनिंग इंडस्ट्री, चमड़ा इंडस्ट्री जो होती है, टैनिंग के अंदर इसको वॉश करने के लिए जो करते हैं उसको टैनिंग्स बोलते हैं। क्लींसिंग एक्शन आपने देख लिया, माइशेल फॉर्मेशन से सोप और डिटर्जेंट का, वो भी आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स में आता है। फोटोग्राफी में जो होता है वो भी मोस्टली सारे कॉलॉइड्स होते हैं। रबर इंडस्ट्री में जो है सारी कॉलॉइडल प्रॉपर्टीज के बेस्ड होती है। इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट, जैसे आपका पेंट बनाना है, इंक फॉर्मेशन है, और भी कोई प्रोडक्ट है, वो भी सारा कॉलॉइडल बेस्ड होता है। तो दीज आर एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपका था वन शॉट सरफेस केमिस्ट्री। पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको शेयर करिए, ताकि 12th जेईई नीट को इसका बेनिफिट मिल सके। मैक्सिमम शेयर इट स्टूडेंट्स। थैंक यू।